अस्सलामुअलैकुम। ओ गॉड, हमारे लिए मसाइल और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तुम्हें तो मैं बचा लूंगी। अभी तुम पर अमल करके तुम्हारा लहजा और शख्सियत बदल दूंगी। मगर मेरा क्या बनेगा? वो चुड़ैल पता नहीं कहाँ है, मुझसे कितनी दूर है। मुझे खुद को रूपोश रखने के लिए क्या करना होगा? तुम्हारे शातिर जहन को क्या हुआ है? मेरे लिए कुछ करो। देवी की जान पर बनाई थी। अब वो जमीन के अंदर भी छुप कर नहीं रह सकती थी। फिर छुपने के लिए कौन सी जगह रह जाती थी? अपने बचाव की फिक्र में वो तरह तरह के जतन कर रही थी। इस तरह वो 7वां महीना गुजर गया जो नन्ही आला बीबी सानी के लिए कोई मुसीबत ला सकता था। मगर मुसीबत लाने वाली के लिए सोनिया ने मुसीबत बनकर वो महीना गुजार दिया। अब आइंदा बरस के 7वें माह तक आला बीबी सानी बिल्कुल महफूज रहती। सोनिया कहीं भी जेरे ज़मीन नहीं गई थी। इदारे से निकलकर पेरिस के अपने कॉटेज में आराम करती रही थी। उसने देवी पर एक नफसियाती हमला किया था और उसे खुद अपने बचाव की फिक्र में मुब्तला कर रखा था। ऐसे में वाकई वो आला बीबी सानी के लिए मुसीबत बनना भूल गई थी। अपनी मुसीबत दूर करने की तदाबीर कर रही थी। 7वें महीने के आखिरी दिन उसने बाबा साहब के इदारे से हीरो को बुलाया। फिर अपनी असली आवाज़ और लहजे में उससे बातें करने लगी और उसके साथ पेरिस के मुख्तलिफ इलाकों में घूमती फिरती रही। वो चारों नए टेलीपैथी जानने वाले अपने दूसरे फ़राइज़ अंजाम देने के अलावा सोनिया की आवाज़ पर भी तवज्जो देते थे कि शायद कभी वो भूल चूक से अपनी असली आवाज़ में बोल पड़े। और वो बोल पड़ी थी। सुपर मास्टर ने एक टेलीपैथी जानने वाले मार्कोस बर्टन को एमआईएम के सरबराह साय यानी पारस की आवाज़ सुनने और उसकी मसरूफियात मालूम करते रहने पर मामूर किया था। मैंने बहुत पहले ख्याल ख्वानी के जरिए पारस को इन नई ख्याल ख्वानी करने वालों की गैर मामूली समात व बसारत के मुतल्लिक बता दिया था। पारस ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस में जो आवाज़ और लहजा इख्तियार किया था, इस आवाज़ में अक्सर उस वक्त बोलता था जब तन्हा हुआ करता, गोया बंद कमरे की दीवारों से गुफ्तगू करता था। पहले एक फर्जी आवाज़ में बोलता था, ए बरादर कबीर, क्या हुक्म है? फिर वो आवाज़ बदलकर बरादर कबीर की हैसियत से कहता, हमने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया है कि इसराइली फ़ौज का एक मेजर उर्दन के शहर जरका में उर्दनी फ़ौज अफसरान से मुलाकात के लिए आ रहा है। रात को शराब के साथ उस यहूदी मेजर को खुश करने के लिए एक मुसलमान हसीना भी पेश की जाएगी। जब वो हसीना उस यहूदी मेजर को शराब का पहला जाम पेश करे तो तुम उस हसीना के दिमाग पर कब्जा जमा कर शराब में जहर मिला दो ताकि वो यहूदी जिंदा अपने वतन वापस ना जाए। ऐसी बातें कहने के बाद वो शीतारा और पूजा के पास आकर दूसरी आवाज़ में उनसे बोलता था और उन्हें प्लानिंग समझाता था। सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वाले मार्कोस बर्टन ने उस यहूदी मेजर के पास पहुंचकर सोच के जरिए समझाया कि एमआईएम का एक टेलीपैथी जानने वाला एक हसीना के दिमाग पर कब्जा जमा कर जहरीली शराब पिलाना चाहेगा, लिहाजा उसे हसीना की पेशगोई शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सुपर मास्टर ने बड़े फख्र से इसराइली हुकाम से रब्ता करके कहा, देखो, हम एमआईएम वालों की जानिब से होने वाली जानलेवा दुश्मनी से कितने बाखबर रहते हैं। आज हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले ने तुम्हारी यहूदी मेजर को हलाक करने के मंसूबे का सुराग लगाया है। फिर उन्हें तफसील बताई। इस इतला पर यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाली अल्पा और दाऊद मंडोला भी मेजर की हिफाजत के लिए उसके अंदर मौजूद रहे ताकि उसे शहर जरका पहुंचने के बाद शराब पीने से बाज रख सकें। लेकिन उस मेजर को इस इस्लामी मुल्क में पहुंचना ही नसीब ना हुआ। वह एक छोटे से मखसूस त्यारे में अपने एक मुशीर और चंद रिपोर्टर और फोटोग्राफर के साथ इसराइल से रवाना हुआ। पूजा को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरह हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए अपनी चाल चलनी चाहिए। पूजा पहले खामोशी से जहाज़ के पायलट के अंदर रही, मालूम करती रही कि उसके पायलट के अंदर एल्पा भी मौजूद है। ऐसे में शीतारा ने कहा, मैं को पायलट के दिमाग में एल्पा को आने पर मजबूर करती हूँ। उसके जाते ही तुम अपना काम कर गुजरो। शीतारा ने को पायलट के दिमाग में पहुंचकर जलजला पैदा किया। वो चीख मारकर गिर पड़ा और तड़पने लगा। एल्पा उसे संभालने के लिए पायलट के अंदर से निकलकर को पायलट के अंदर पहुंची। उधर पूजा ने पायलट के दिमाग पर कब्जा जमाकर उस त्यारे को एक पहाड़ी से टकरा दिया। वो ऐसी टक्कर थी कि त्यारे के परखच्चे उड़ गए। उसमें सफ़र करने वाला कोई भी फर्द जिंदा नहीं बच सका। इसराइल के फौजी अफसरान का एक ताज़ियती इजलास हुआ। त्यारे के हादसे में हलाक होने वाला मेजर बहुत काबिल था। उसने बरसों पहले उर्दन में होने वाली जंग में शानदार खिदमत अंजाम दी थी। अब इसराइल उर्दन अमन और दोस्ती के मुआहदे के बाद वो मेजर फातिहाना शान से शिकस्त खुर्दा उर्दनी फ़ौज के अफसरान से मिलने जा रहा था। लेकिन एमआईएम के ख्याल ख्वानी करने वालों ने उसे फातिहाना शान से उर्दन की ज़मीन पर पहुंचने नहीं दिया। फिर पारस ने उर्दन के अकाबरीन से रब्ता किया और बरादर कबीर की आवाज़ में कहा, मैं इस्लामी कॉन्फ्रेंस में कह चुका था कि जो इस्लामी मुल्क इसराइल मुआहदा करना चाहे हम उसके सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन दीन इस्लाम के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोग एक यहूदी फाते मेजर को खुश करने के लिए उसे सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि एक मुसलमान लड़की को भी पेश करना चाहते थे। ऐसी मेज़बानी करने वालों में जितने मुसलमान सरकारी ओहदेदार हैं वो 24 घंटे के अंदर अपना मुल्क छोड़ दें। अगर वो खुद मुल्क बदर नहीं होंगे
तो उनका अंजाम यहूदी मेजर की तरह होगा। उर्दन से इसराइल और इसराइल से अमेरिका तक फ़ोन खड़काए जाने लगे। ख्यालख्वानी के जरिए भी राब्ते होने लगे। वो सब तशवीश में मुब्तला हो गए थे। आपस में कह रहे थे कि हम इस्लामी कॉन्फ्रेंस के बाद मुतमईन हो गए थे कि MIM की तंजीम हमारे मामलात से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी है, लेकिन उन्होंने इतने नामी ग्रामी यहूदी मेजर को मार डाला और मेज़बानी करने वाले चंद मुसलमान अहदेदारों को मुल्क बदर कर रहे हैं, और वो अहदेदार वाकई मुल्क छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। कुछ अरसे के लिए MIM की दहशत कम हो गई थी। ये समझा जा रहा था कि अब वो तंजीम किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। इस खुश फहमी में वो भूल गए थे कि तंजीम के सरबराह ने दीन इस्लाम के खिलाफ हर तरह के अमल से मना किया है। अब एक कातिल मेजर के कत्ल और चंद मुसलमानों की मुल्क बदरी ने फिर MIM की पहली जैसी दहशत कायम कर दी और ये समझा दिया कि उनके ख्यालख्वानी करने वाले उनकी अखलाक सोज हरकतों को फ़ौरन समझ लेते हैं। सुपर मास्टर और तीनों फौज के आला अफसरान ने अपने नए टेलीपैथी जाने वाले चारों जवानों को बुलाया और मार्कोस बर्टन से सख्ती से कहने लगे, देखो और समझो कि अपने सेंटर में ट्रेनिंग हासिल करने और अमली मैदान में काम करने का क्या फ़र्क होता है और किस तरह हर पहलू पर नज़र रखी जाती है, और सबसे पहले ये अच्छी तरह समझ लिया जाता है कि दुश्मन कभी नादान या कमतर नहीं होता। एक आला अफसर ने कहा, MIM के ख्यालख्वानी करने वालों ने यह जाहिर किया कि वह हसीन साकी के दिमाग पर कब्जा जमा कर मेजर को जहरीली शराब पिलाएंगे, लेकिन वह मेजर को हलाक करने के लिए दूसरी लाइन ऑफ एक्शन बनाए हुए थे। नतीजा देख लो कि उन्होंने पहले से ज़्यादा अपनी दहशत कायम कर दिया। मार्कोस बर्टन ने कहा, हम तस्लीम करते हैं, बाज़ औक़ात दुश्मन की लाइन ऑफ एक्शन को समझना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता और बहुत मुश्किल भी होता है। मसलन अभी 2 घंटे पहले मैंने सोनिया की आवाज़ सुनी थी। सुपर मास्टर और दूसरे अफसरान ने चौंक कर मार्कोस बर्टन को देखा। फिर एक ने कहा, पिछले 3 हफ्तों से उसकी एक ज़रा सी भी आवाज़ सुनाई नहीं दी, फिर 2 घंटे पहले तुमने कैसे सुन ली? मार्कोस ने कहा, मुझे भी हैरानी हुई। ख्याल आया कि शायद मैं धोखा खा रहा हूँ। मैंने अपने उन 3 ख्यालख्वानी करने वाले साथियों से गुजारिश की, उन्होंने भी अपनी गैर मामूली समात के ज़रिए सुना है, आप उनसे तस्दीक कर लें। बाकी तीनों ख्यालख्वानी करने वाले और गैर मामूली समात व बसारत रखने वाले जॉन कार्टर, आंद्रे फॉक और फ्यूरी बॉय ने तस्दीक की। उन्होंने बताया कि सोनिया पेरिस में किसी शख्स के साथ है। फिर उन्होंने मजीद तस्दीक के लिए पाशा को भी आवाज़ें सुनने के लिए कहा। उसने भी यही कहा कि वो 100% सोनिया की ही आवाज़ है। सुपर मास्टर ने कहा, वो तो इदारे से निकलकर ज़ेरे ज़मीन रहाइश इख्तियार करने और किसी से मुलाकात करने वाली थी। एक ने कहा, हो सकता है उसी शख्स से मुलाकात करने गई हो जिसके साथ अभी पेरिस में है, इसलिए अब ज़ेरे ज़मीन रहने की ज़रूरत नहीं रही। एक आला अफसर ने कहा, नहीं, मुझे तो लगता है वो कोई चाल चल रही है। आज शाम तक हम इसी दफ्तर में मौजूद रहेंगे और तुम चारों ख्यालख्वानी करने वाले मुसलसल उसकी आवाज़ सुनते रहो और हमें बताते रहो कि वो क्या बातें कर रही है और इदारे में अपने बच्चों को छोड़कर पेरिस में क्या करती फिर रही है। वो चारों अपनी गैर मामूली समात के ज़रिए सुनने लगे। उन्होंने पाशा को भी शामिल कर लिया। वो कुंद जहन समझा जाता था, लेकिन सोनिया की आवाज़ पहचानने और उसकी बातें सुपर मास्टर को सुनाने में गलतियां नहीं कर सकता था। वैसे तो वो 5 गैर मामूली समातें रखने वाले सोनिया की बहुत सी बातें सुनाते रहे, लेकिन काम की बातें ये थी कि उनके साथ रहने वाले शख्स ने पूछा, मादाम, आप मुझे सुबह से पेरिस शहर में लिए फिर रही हैं, मगर आप जो चाहती हैं वो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वो आपकी चाल समझ गई हो और नाकामी से झुंझला कर आपसे ख्यालख्वानी के जरिए या फ़ोन के जरिए कुछ कहना ही ना चाहती हो। फिर सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। वो बोलेगी, किसी ज़रिए से भी झुंझला कर चैलेंज के अंदाज में बोलेगी, मैंने इन 3 हफ्तों में इसी ज़ेरे ज़मीन रहने वाली देवी को खौफजदा कर रखा था कि मैं उसे तलाश करने आ रही हूँ। वो खौफजदा होकर भेस बदल कर ज़मीन से ऊपर आ गई होगी, अपनी आत्मा शक्ति से मालूम कर रही होगी कि मैं आजकल कहाँ हूँ, और जब उसे मालूम होगा कि मैं पेरिस में हूँ और ज़ेरे ज़मीन रहने वाली झूठी बात कहकर उसे उल्लू बनाती रही हूँ, तो वह झुंझला कर ज़रूर कोई हमाकत करेगी और यह हमाकत उसे बड़ी महंगी पड़ेगी। ये बातें वो 5 सुन रहे थे और सुना रहे थे। सुपर मास्टर ने कहा, मैंने पहले ही अंदाज़ा किया था कि सोनिया उस देवी की तलाश में ज़ेरे ज़मीन जा रही है, मगर वो बहुत मक्कार है। उसने देवी को खौफजदा करने के लिए ये झूठी खबर दुनिया के मशहूर अखबारात में शाया कराई थी और बड़ी खामोशी से पेरिस में काम कर रही थी। एक अफसर ने कहा, लेकिन सोनिया ने अपनी आवाज़ क्यों तब्दील की थी और आज अपनी आवाज़ में क्यों बोल रही है? शायद देवी भी आत्मा शक्ति के ज़रिए असली आवाज़ सुनकर मालूम कर लेती है कि दोस्त या दुश्मन कहाँ हैं, इसीलिए उसने आवाज़ बदलने वाली चाल चली है। फिर वो सबसे बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगे। इन 5 गैर मामूली समात रखने वालों में से एक कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा था और जो कुछ वो सुन रहे थे वो बातें सुपर मास्टर और आला अफसरान को बताने के लिए अपनी ज़ुबान की बजाय कंप्यूटर की तहरीर से मदद ले रहे थे। वो शख्स सोनिया से पूछ रहा था, मादाम, मैं आपका खिदमतगार हूँ, मुझे इतना बता दें कि देवी से आखिर दुश्मनी क्या है? सोनिया की आवाज़ आई, मेरे बच्चों की पैदाइश पर जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने पेशगोई की थी कि असली सितारा को 7 बरस तक कोई नहीं देख सकेगा और ना ही उसकी असली आवाज़ सुन सकेगा।
जब मेरी बेटी आला बीबी सानी 7 बरस की होगी तो वह असली शीतारा को दुनिया वालों के सामने बेनकाब करेगी। उससे शख्स ने कहा, अच्छा तो वो बेनकाब होना नहीं चाहती, इसलिए आपसे दुश्मनी कर रही है। मुझसे ज़्यादा मेरी मासूम बच्ची से दुश्मनी कर रही है। वो मेरी बच्ची को मार डालना चाहती है। इल्म नजूम के हिसाब से ये महीना जिसका आखिरी दिन आ जाए मेरी बेटी के लिए ख़तरनाक है। लेकिन इससे पहले कि वो मेरी बेटी के खिलाफ कोई चाल चलती, मैंने ये खबर फैलाकर उसे खौफजदा कर दिया कि मैं उसकी तलाश में ज़ेरे ज़मीन आ रही हूँ। इस तरह उसे अपनी फ़िक्र हो गई और ये पूरा महीना उसने खुद को महफूज रखने में गुजार दिया। अब ये मनहूस महीना ख़त्म होने वाला है, लिहाजा उस देवी कहलाने वाली असली शीतारा को मालूम होगा कि मैंने उसे किस तरह उल्लू बनाया है। आज रात 12 बजे ये महीना ख़त्म हो जाएगा, फिर आप इदारे में वापस चली जाएंगी। नहीं, मैं एक दिन और गुजारूंगी, परसों सुबह इदारे में वापस जाऊंगी। अब आप कहाँ जाना चाहती हैं? चलो हल्का सा लंच करें, फिर मुझे मेरे कॉटेज में पहुंचा देना। मैं शाम तक सोना चाहती हूँ। सुपर मास्टर के दफ्तर में वो सब कंप्यूटर की तहरीर को पढ़ते रहे। जब सोनिया लंच के बाद अपने कॉटेज में चली गई तो कंप्यूटर शाम तक के लिए बंद हो गया, क्योंकि वो खामोश हो गई थी और शायद सो गई थी। सुपर मास्टर ने अपने 5 गैर मामूली सलाहियतें रखने वालों से कहा, देखो और समझो कि ये औरत कैसी चालबाज और ख़तरनाक है। इसने ऐसी चाल चली कि अपनी बेटी पर ज़रा भी आंच नहीं आने दी, और अब इसे यकीन है कि पेरिस में देवी से उसका मुकाबला होगा। एक अफसर ने कहा, हो सकता है कि देवी अपने चंद आलाकारों के जरिए सोनिया पर हमला कराए। दूसरे अफसर ने कहा, यह भी हो सकता है कि देवी अपने आलाकारों को गाइड करने के लिए किसी भेस में खुद पेरिस पहुंचे। सुपर मास्टर ने कहा, यह तो हमारे लिए सुनहरी मौका है। सोनिया सिर्फ देवी को फांसने के लिए पेरिस में है, वो भी हमारे मुतालिक सोचने की ज़रूरत भी नहीं समझ रही है। वो एक माँ है, सिर्फ बेटी की दुश्मन के लिए पेरिस में है। ऐसे वक्त हमारे एक गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत रखने वाला सोनिया की हड्डियां तोड़ सकता है। एक अफसर ने कहा, और अगर देवी का कोई आलाकार हाथ में आ जाए तो हमारी ख्याल ख्वानी करने वाले उसके दिमाग में देवी की आवाज़ सुनकर उसकी शहारत तक भी पहुंच सकती हैं। इसमें कोई शुबा नहीं रहा था कि पेरिस में 2 खतरनाक औरतों की जंग होने वाली थी, और इन दोनों औरतों को यह नहीं मालूम था कि गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले उन दोनों औरतों को पेरिस की जन्नत से जहन्नुम में पहुंचा सकती हैं। फ़ौरन ये मनसूबा बनाया गया कि खसूसी तैयारी से जॉन कार्टर को पेरिस भेजा जाए। वह जानते थे कि पेरिस में झील के किनारे कई कॉटेज हैं जिनमें कभी कभी फरहाद की फैमिली के अफराद आकर रहते हैं। सोनिया भी ऐसी एक कॉटेज में थी। अगर कॉटेज का पता ना होता तब भी जॉन कार्टर सोनिया की आवाज़ें सुन सुनकर उसके पास पहुंच जाता। खसूसी तैयारी की रवानगी से पहले जितना भी वक्त मिला वह पांचों सोनिया पर तवज्जो देते रहे। ये ख्याल था कि शायद वो 1 आध घंटे दोपहर में सोने के बाद बेदार हो जाए। उनका ख्याल दुरुस्त निकला। फ़ोन की घंटी ने सोनिया को नींद से जगा दिया। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए पूछा, कौन? दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई, तुमने बड़ी चालाकी से अपनी बेटी को बचा लिया, मगर ये नहीं सोचा कि बेटी की बला माँ के साथ आ सकती है। सोनिया ने कहा, अच्छा तो तुम देवी यानी असली शीतारा हो। मेरा एक और नाम है मौत, तुम्हारी मौत। तुम यहाँ से इदारे में वापस नहीं जा सकोगी। सोनिया का कहका सुनाई दिया, मोहतरमा मौत साहिबा, कब मुझे गले लगाने आ रही हो? मैं हमेशा इल्म नजूम के मुताबिक काम करती हूँ और सितारे कहते हैं कि तुम आज का दिन और एक रात गुजारने के बाद सुबह 5 बजे ज़िंदगी की आखिरी सांस लोगी। फिर तुम्हें अभी आराम से सो सकती हूँ, ख्वामखा मेरी नींद ख़राब कर दी। टेलीफोन का रिसीवर रखने की आवाज़ आई। फिर सोनिया की तरफ से खामोशी रही। वो फिर सो गई। इन 5 गैर मामूली सलाहियतें रखने वालों ने दूसरी औरत पर तवज्जो दी। यह ज़ाहिर हो चुका था कि वो देवी है। इस वक्त किसी से फ़ोन पर कह रही थी, मैं आत्मा शक्ति के ज़रिए योगा के माहिरीन के दिमागों में भी पहुंच सकती हूँ, लेकिन आत्मा शक्ति के ज़रिए अपनी असली आवाज़ में बोलना पड़ता है, इसलिए फ़ोन पर इतला दे रही हूँ। तुम अपने आदमियों के साथ 4 बजे इस कॉटेज को घेर लोगे। उसका एक सेक्रेटरी नुमा खिदमतकार है, उस पर आसानी से काबू पा सकोगे। बाकी बातें मैं सुबह 4 बजे करूँगी। अभी मुझे यह समझना है कि वो सुबह 5 बजे अपनी मौत को किस तरह टालने की तदबीर करेगी। रिसीवर रखने की आवाज़ सुनाई दी। फिर खामोशी छा गई। कंप्यूटर को फिर ऑफ कर दिया गया। सुपर मास्टर ने कहा, सोनिया बहुत चालाक है। आखिर उसने देवी को मुकाबले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। हमें उस देवी पर काबू पाना होगा। एक अफसर ने कहा, हमारे पास टेलीपैथी जानने वाले, गैर मामूली समात व बसारत रखने वाले और हैरत अंगेज जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों के हामिल अफराद हैं। अगर एक आत्मा शक्ति वाली भी हमारे काबू में आ जाएगी तो हम ट्रांसफार्मर मशीन और देवी के जरिए दूसरे आत्मा शक्ति वाले पैदा कर सकेंगे। दूसरे अफसर ने कहा, जॉन कार्टर तो सोनिया को हराम मौत मारेगा। देवी को काबू में करने के लिए हमारे एक और गैर मामूली हीरो को जाना चाहिए। यह फैसला हुआ कि जॉन कार्टर के साथ अब दूसरा गैर मामूली सलाहियतें रखने वाला फ्यूरी बॉय जाएगा। उनके लिए फ़ौरन एक खसूसी त्यारा हासिल किया गया। वो दोनों उसमें रवाना हुए और उनसे कहा गया कि बाकी गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले मार्कोस बर्टन, आंद्रे फोक और पाशा वहीं हेडक्वार्टर में रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए अपने दोनों साथियों जॉन कार्टर और फ्यूरी बॉय से दिमागी रब्ता रखेंगे और उनके काम आते रहेंगे। वो रात के 2 बजे पेरिस पहुंचे। वहां उनके लिए 2 कारें और अमरीकी गाइड मौजूद थे। जॉन कार्टर एक कार में बैठकर झील की तरफ रवाना हुआ। इस झील के अतराफ बहुत खूबसूरत कॉटेज बने हुए थे। हर कॉटेज के गेट पर उनके मालकान के नामों की तख्तियां लगी हुई थीं।
वहाँ अली तैमूर, पारस और सोनिया के नाम भी लिखे हुए थे। वो कार उस कॉटेज के सामने रुक गई जिसके गेट पर सोनिया फरहाद का नाम लिखा हुआ था। जॉन कार्टर ने कार से उतरकर उस कॉटेज को देखा, फिर गार्ड से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो गेट को फलांग कर हाथे में आया। कॉटेज का दरवाज़ा बंद था, मगर उसकी जिस्मानी कुव्वत के आगे दरवाज़ा क्या चीज़ था। उसने एक लात मारी, वह टूटकर अंदर की तरफ गिर पड़ा। अंदर एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था। इस ड्राइंग रूम के वस्त में सोनिया खड़ी हुई थी। उसने पूछा, तुम सिर्फ मेरी आवाज़ सुनकर आए हो या मुझे सूरत से भी पहचानते हो? वो बोला, मैंने तुम्हारी वीडियो के जरिए मुतहर्रिक तस्वीरें देखी हैं। हमारा सुपर मास्टर पक्का काम करता है। उसने तुम्हारी ऑडियो और वीडियो के अलावा वो फाइल भी पढ़ने को दी थी जिसमें तुम्हारी मक्कारियों से भरपूर वाक़यात दर्ज हैं। मेरी तमाम मक्कारियाँ समझने के बावजूद तुम मेरे कॉटेज का दरवाज़ा तोड़कर चले आए। अब दरवाजे के बाद तुम्हारी हड्डियाँ टूटेंगी। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि मैं पाशा की तरह गोश्त पोस्ट का रोबोट हूँ। मेरा नाम जॉन कार्टर है। तुम जैसी मक्कार हो वैसी ही गजब की फाइटर हो, मगर मुझ पर हाथ नहीं उठा सकोगी। यही मैं तुमसे कहने वाली थी कि तुम रोबोट ही सही, लेकिन मुझे हाथ भी नहीं लगा सकोगे। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो फिर आओ। वो आगे बढ़कर उसके करीब आया, फिर एक उल्टा हाथ सोनिया के मुंह पर रसीद किया, लेकिन वह अपनी जगह झूम की तूं खड़ी रही और जॉन कार्टर का मारने वाला हाथ उसके चेहरे के आर पार होकर फिर अपनी जगह आ गया। वो उसे हैरानी से देखने लगा। वो मुस्कुराकर बोली, मिस्टर रोबोट जॉन कार्टर, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, लेकिन मौजूद नहीं हूँ। आज रात के 12 बजे वो महीना ख़त्म हो गया जो मेरी बेटी के लिए मनहूस था, इसलिए मैं बाबा साहब के इदारे में वापस आ गई हूँ। अब अक्स मुंतकिल करने वाले हालात मुझे इस इदारे से इस कॉटेज में मुंतकिल कर रहे हैं। उसने यकीन करने के लिए उसे छूने और पकड़ने की कोशिश की। वो हंसती हुई बोली, अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर दो। तुम्हारे गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले साथी भी तुम्हारे जरिए इस सिचुएशन को समझ रहे हैं और शायद अपने सुपर मास्टर को बता रहे हैं कि रोबोट पहाड़ के टुकड़े कर सकता है, मगर सोनिया को हाथ भी नहीं लगा सकता। जॉन कार्टर ने आहट सुनकर पीछे देखा। एक कद्यावर इंसान खड़ा था, कुछ बंदर जैसा लग रहा था। वह टूटे हुए दरवाजे पर खड़ा सोनिया से कह रहा था, मादाम, वो देवी शेजान होटल के स्वीट नंबर 312 में है। मैं वहाँ स्वीट में दाखिल होकर उसकी गर्दन मरोड़ देना चाहता था, लेकिन वह संस्कृत जुबान में कुछ ऐसे मंत्र पढ़ रही है जिनका असर मुझ पर होता है। मैं कई बार स्वीट के दरवाजे पर गया और खुद ब खुद वापस चला आया। सोनिया के अक्स ने कहा, कोई बात नहीं, वापस आ तो गए, मगर यहाँ तुम्हारी खैरियत नहीं है। इसे देखो, ये गोश्त पोस्ट का रोबोट है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, बाहर एक कार खड़ी हुई थी। एक शख्स हाथों में गन लिए बैठा था। मैंने उसे गन लेकर तोड़ दी। वो बेचारा अपनी गन से भी ज़्यादा टूट फूट कर रह गया। क्यों मिस्टर रोबोट, तुम्हारे पास भी गन है? वो पलट कर बोला, मेरा एक हाथ ही गन से कम नहीं, यह तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा देगा। ये कहते ही उसने हमला किया। फिर जैसे दो रोबोट या दो पहाड़ टकरा गए। कभी कभी वो एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे, कभी ऐसे हमले करते थे जैसे एक दूसरे को तोड़कर रख देंगे। बड़ा ज़बरदस्त टकराव हो रहा था। वह जिस सोफिया मेज़ पर गिरते थे उनके टुकड़े बिखर जाते थे। जिस दीवार से टकराते थे वहां का प्लस्तर उखड़ने लगता था। उनमें से एक मशीन का तैयार करदा रोबोट था। वो महज अपने सेंटर का तरबियत याफ्ता था। उसने कभी किसी दुश्मन से मुकाबला नहीं किया था, यानी दुश्मनी दाव पेच का हेर फेर नहीं जानता था। दूसरे हीरो को तिब्बी साइंस ने ईजाद किया था। पहले उसने अपने मुअज्जद से कंप्यूटर वगैरह को हैंडल करना सीखा। फिर बाबा साहब के इदारे में उसकी मुकम्मल ट्रेनिंग भी हुई और कुव्वत गोवियाई पैदा करने का तजुर्बाती कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। इसके बाद वो मेरे साथ रहकर अमली तजुर्बात से गुजरता आया था। उसके मुकाबले में जॉन कार्टर जैसा रोबोट भला कितनी देर ठहर सकता था। वो लहू लुहान हो रहा था, कभी डगमगा रहा था, लड़खड़ा रहा था, अपने बचाव के लिए संभल रहा था। बचाव के लिए लाजमी है कि आदमी खतरे की जगह से टल जाए, मगर भागने या टल जाने के लिए उसके दोनों जख्मी पांव साथ नहीं दे रहे थे। वो इतनी देर तक इसलिए मुकाबले पर डटा हुआ था कि उसके अंदर उसका साथी आंद्रे फॉक भी मौजूद था। अपनी तरफ से भी उसमें तवानाई पैदा कर रहा था और उसे गिरने से भी रोक रहा था। उसके साथ पाशा भी यही कोशिश कर रहा था और साथ ही सुपर मास्टर वगैरह को बताता जा रहा था कि जॉन कार्टर का अंजाम क्या हो रहा है। फिर अंजाम बखैर नहीं हुआ। वो कटे हुए शैतीर की तरह गिर पड़ा। हीरो की ठोकरें खाते खाते साकित हो गया। सिर्फ सीने में दिल की जगह हल्की हल्की सी लर्जिश बता रही थी कि अभी उसमें थोड़ी सी जान है। हीरो ने इसकी ठोड़ी के नीचे उसके हलक पर एक पाँव रखकर दबाव डाला, तब वो बड़ी नक्काहत से फड़फड़ाया, फिर हमेशा के लिए साकित हो गया। सुपर मास्टर के कमरे में मातमी खामोशी छा गई। तीनों अफवाज के आला अफसरान गैर मामूली सलाहियतों के हामिल पाशा आंद्रे फॉक और मार्कोस बर्टन पर थोड़ी देर के लिए सख्ता तारी हो गया। उन्होंने यह सोचा भी ना था कि गैर मामूली कुव्वतें भी मामूली से मामूली यानी सिफर हो जाती हैं। फिर ये कहाँ की मर्दानगी थी कि रोबोट जैसी कुव्वतें रखने वाला मर्द सोनिया को मोम जैसी औरत समझकर हलाक करने आया था। वो सब बरसों से देखने आए थे कि सोनिया बेहतरीन फाइटर होने के बावजूद कभी कभार ही हाथ पांव को जहमत देती है, वरना हमेशा दुश्मनों को मक्कारियों से मारती आई थी। एक आला अफसर ने कहा, हमारा ट्रांसफार्मर मशीन वाला तजुर्बा नाकाम नहीं हुआ है। जॉन कार्टर ने गैर मामूली कुव्वत का मुजाहरा किया है।
हमारी मौजूदा टेलीपैथी जानने वाले बेशक व शुबा हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वतों के हामिल हैं। इस बंदर आदमी ने फरहाद से तरबियत हासिल किया, इसीलिए बाजी ले गया, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि ये बाकी रहे। इसे भी मरना होगा। हमारे दो गैर मामूली बंदे इसे तनहा घेर लेंगे तो ये फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकेगा। जमीन पर ऐसा गिरेगा कि फिर मिट्टी के अंदर ही जाएगा। सुपर मास्टर ने कहा, आप फौज के आला अफसर हैं, इसलिए सिर्फ मुकाबला कराने के पहलू से सोच रहे हैं। हमें सोनिया की चालबाजियों के पेश नज़र ये सोचना चाहिए, क्या उसने हमारे एक अहम शख्स को मारने के लिए महज अपनी आवाज़ सुनाकर हमें बेवकूफ़ बनाया है, या वाकई देवी अभी सुबह 5 बजे उसे हलाक करने वाली है। दूसरे आला अफसर ने कहा, वो देवी के हमले से बचने के लिए ही इदारे में वापस चली गई है और पेरिस के कॉटेज में अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए अपना अक्स मुंतकिल कर रही है। उसके अक्स को देखकर जॉन कार्टर धोखा खा गया। अब इसी तरह वो देवी और उसके आलाकारों को फरेब देकर ख़त्म करने वाली है। सुपर मास्टर ने कुछ सोचते हुए कहा, वह बंदर आदमी सोनिया के अक्स से कह रहा था कि देवी शेजान होटल के स्वीट नंबर 312 में है और अपनी आत्मा शक्ति वाला कोई ऐसा मंत्र पढ़ रही है जिसके असर से वो बंदर आदमी उसके दरवाजे से बार बार जाकर वापस आ गया था। इससे जाहिर होता है कि सोनिया ने उस बंदर आदमी को देवी की हलाकत के लिए भेजा था, मगर वो नाकाम रहा। आंद्रे फोक ने कहा, सर, मैं कुव्वते समाज से अभी देवी की आवाज़ें सुन रहा हूँ। वो किसी अजनबी जुबान में चंद मिनटों तक कुछ पढ़ती है, फिर खामोश हो जाती है। मार्कोस बर्टन और पाशा ने भी तस्दीक की। फिर ख्याल ख्वानी के जरिए फ्यूरी बॉय से पूछा गया। उसने कहा, जी हाँ, मैं कभी कभी उसकी आवाज़ सुनता हूँ, फिर वो खामोश हो जाती है। मैं आवाज़ की सिमत का तयन करते हुए उसके करीब आ गया हूँ, मगर सही जगह मालूम नहीं हो रही। उसे बताया गया कि वो होटल शेजान के स्वीट नंबर 312 में है, लेकिन वो आत्मा शक्ति के जरिए कुछ पढ़ती है जिसके असर से कोई उसके दरवाजे को खोलकर दाखिल नहीं हो सकता। फ्यूरी बॉय शायद उस वक्त दाखिल हो सकता है जब वो खामोश हो जाती है। फ्यूरी बॉय ने यही किया। उस होटल के तीसरे फ्लोर पर गया। जब देवी ने पढ़ना बंद कर दिया और खामोश हो गई तो वह दरवाजे पर आया। कॉल बेल बजाने से शायद वह फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती। उसने दरवाजे को तोड़ने से पहले उसके हैंडल को जरा सा घुमाया तो वह खुल गया। देवी को अपने कदमों पर भरोसा था कि उसके दरवाजे पर कोई नहीं आ सकेगा, इसलिए उसे अंदर से बंद नहीं किया था। वो दबे कदमों अंदर आया, छोटे कॉरिडोर से गुजरकर एक बड़े से कमरे में आया। वहां एक औरत कालीन पर पालती मारे बैठी मुंह खोलकर कुछ पढ़ने जा रही थी कि एक अजनबी को देखकर मुंह बंद कर लिया। वो बोला, अब ये मुंह बंद ही रखना, बातें करने के लिए खोल सकती हो, मंत्र पढ़ना चाहोगी तो मुंह ऐसे टूटेगा कि पहचानी नहीं जाओगी। वो कालीन पर से उठकर खड़ी हो गई, फिर बोली, कौन हो तुम? यही सवाल मैं तुमसे करता हूँ, तुम कौन हो और अभी किस जुबान में क्या पढ़ रही थी? स्वीट के एक हिस्से का पर्दा हिला। फ्यूरी बॉय उधर देखते ही चौंक पड़ा। पर्दा हटाकर सोनिया आई थी और मुस्कुराकर कह रही थी, ये देवी है, मुझे हलाक करने के लिए मंत्र पढ़ रही थी। मैंने इसे समझाया कि एक वक्त में एक ही को हलाक करो। मैं मरना नहीं चाहती, जो मरने आ रहा है उसे ही मार दो। मरने वाले की ख्वाहिश पूरी करके नेकी कमाया करो। वह हैरानी से बोला, तुम तो अपने झील वाले कॉटेज में थी। हाँ, वहाँ तुम्हारा एक रोबोट आया था। क्या तुम्हारे सुपर मास्टर ने तुम्हें उसका अंजाम नहीं बताया? दूसरी तरफ से आंद्रे फॉक ने उसके दिमाग में आकर कहा, फ्यूरी, अब सोनिया की चालबाजी समझ में आ रही है। उसकी दुश्मनी किसी देवी से नहीं है, वो हमसे दुश्मनी कर रही है। तुम एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर वहाँ से चले आओ। फ्यूरी बॉय ने कहा, तुम मुझे बुज़दिल समझते हो? जब सोनिया खुद ही मरने आ गई है तो मैं इसका काम तमाम करके ही यहाँ से जाऊँगा। ये सोनिया नहीं, उसका अक्स है, या आई है तो वो बंदर आदमी भी आया होगा। सुपर मास्टर का हुक्म है कि तुम किसी का मुकाबला न करो, फ़ौरन वहाँ से चले आओ। फ्यूरी बॉय ने सुपर मास्टर के अंदर आकर कहा, सर, ये आंद्रे फॉक कैसी बुज़दिली की बातें कर रहा है? कहता है आपने मुझे फ़ौरन वापस आने का हुक्म दिया। वो दुरुस्त कह रहा है। किसी खतरे का सामना करने से पहले चले आओ। हमने जॉन कार्टर की मौत का सदमा उठाया है, अब तुम्हें नहीं खोना चाहते। वह मक्कार औरत बड़ी ज़बरदस्त चालें चल रही है। ऑल राइट सर, मैं आपका ताबेदार हूँ, अभी आ रहा हूँ। वो वापस जाने के लिए पलटा तो देवी का रोल अदा करने वाली कॉरिडोर का रास्ता रोके खड़ी थी और कह रही थी, शायद इरादा बदल रहे हो, वापस जाना चाहते हो? सोनिया के अक्स ने कहा, शायद इसे बता दिया गया है कि इसका रोबोट साथी मिट्टी के कीड़े की तरह मिट्टी में मिल गया है। वो बोला, हाँ, मुझे अभी बताया गया है। अगर वो बंदर आदमी होता तो मैं बता देता कि गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत क्या होती है, लेकिन मैं अपने आला अफसरान के अहकामात का पाबंद हूँ। उन्होंने मुझे वापस आने का हुक्म दिया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सोनिया ने कहा, तुम अपने आला अफसरान के हुक्म से आए हो, मगर मेरी मर्जी से जाओगे, और मेरी मर्जी यह है कि यह देवी मेरी दुश्मन है, इसे उठा कर ले जाओ। ना जाना चाहे तो इसे यहीं ख़त्म कर दो। मैं सिर्फ वही करूँगा जिसका हुक्म मुझे ऊपर से मिल चुका है। वो आगे बढ़ा, अपना रास्ता रोकने वाली को एक तरफ धक्का देकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन तवक्को के खिलाफ एक ऐसा हाथ पड़ा जैसे मुंह पर लोहे का डंडा पड़ा हो। वो चलकर फर्श पर गिर पड़ा। नाक और मुंह से गर्म लहू रिसने लगा। उसने सर को झटक कर बेयकीनी से सोचा, क्या एक औरत के हाथों में फौलादी कुव्वत हो सकती है? वो दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी थी और कह रही थी, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सुपर मास्टर का पूरा खानदान होगा।
लिहाजा पूरे खानदान को मालूम होना चाहिए कि मैं देवी नहीं जमीला राजी हूँ। तुम्हारे उस रोबोट को मेरी ही रोबोट ने मारा है और इसे ये शी रोबोट ख़त्म करेगी। पाशा ने कहा, शी रोबोट? ये पहली बार सुना है। हमारा फ्यूरी बॉय इसका कचूमर निकाल देगा। वो सब लोग फ्यूरी बॉय के दिमाग में थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही वह फर्श पर से उठने लगा, उसके मुंह पर लोहे के जूते की ठोकर पड़ी। जूते की नोक उसकी एक आंख पर पड़ी थी। वो बेशक गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत का हामिल था, लेकिन एक आंख को फूटने से नहीं बचा सकता था। फिर वो आंख एक शीर बोर्ड के जूते से ज़ाय हुई थी। वह तड़प तड़प कर तकलीफ बर्दाश्त करते हुए फिर फर्श पर से उठने लगा। हीरो ने तो अपने मुकाबिल को बड़ी आज़ादी से मुकाबला करने का मौका दिया था, मगर जमीला राजी ने उसकी आंख फोड़कर उसकी आधी गैर मामूली कुव्वत घटा दी थी। उसे आधा देखने, आधा लड़ने और आधा संभलते रहने पर मजबूर कर दिया था। और जो मुकाबले के एक पलड़े पर आधा हो जाए, वो वजन के दोनों पलड़े किसी तरह भी बराबर नहीं रख सकता। वो एक आंख से देखकर उस पर हमला करना चाहता था। वो नजर न आती तो पलटकर मालूम करता कि कहाँ है। जिधर वो घूमता था उधर से बदन तोड़ हमला होता और वह टूटता चला जाता। सोनिया के अक्स ने बुलंद आवाज में कहा, इसके अंदर रहकर इसकी मौत का तमाशा देखने वालों, अपने सुपर मास्टर और दूसरे दानिशमंद अफसरान से पूछो कि मैं एक अरसे तक गोशे गुमनामे में रहकर मंजराम पर आई तो अमेरिका के पेट में क्यों दर्द शुरू हो गया? क्या हमारी तरफ से उसे नुकसान पहुंचा था? उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया, अपने दो ज़बरदस्त रिपोर्ट ज़ाया कर दिए। अब जाओ और मशीन के जरिए कुछ और पैदा करो। यह तो जा रहा है, अब इसके दिमाग में जगह नहीं मिलेगी। फिर जगह नहीं मिली। वो ख्याल ख्वानी करने वाले मार्कोस बर्टन, आंद्रे फोक और पाशा अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गए और अपने अफसराने बाला को फिर एक मातमी खबर सुनाने लगे। वो सब थोड़ी देर तक सर झुकाए बैठे रहे। फिर सुपर मास्टर ने तीनों ख्याल ख्वानी करने वालों से कहा, तुम लोग जाओ और अपने अपने बंगले में बैठकर सोनिया का हर पहलू से अच्छी तरह जायजा लो। गौर करो कि वो क्या बोलती है, दिखाती क्या है और करती क्या है। जो उसके बोलने पर यकीन करता है वो भटकता है। जो उसके दिखावे पर आंखें फाड़ फाड़ कर भी देखता है वो गोया जागती आंखों से ख्वाब देखकर धोखा खाता है। और जो उसके मुकाबले पर जाता है वो उससे मुकाबला भी नहीं कर पाता और ख़त्म हो जाता है। दरअसल सोनिया भी एक ऐसा साया है जिसे देखा जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। जाओ और अपनी अपनी जहानत को आजमाओ, उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। वो तीनों वहां से उठकर चले गए। सुपर मास्टर के साथ सिर्फ आला अफसरान रह गए। एक अफसर ने मेज़ पर घुंसा मारकर कहा, शिट। दूसरे ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, यह हमारे साथ क्या ट्रेजेडी होती रहती है। मौजूदा दौर की वो जुबा मशीन भी हमें फ़ायदे नहीं पहुंचा रही। सुपर मास्टर ने कहा, यह सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, इसराइल में यहूदी टेलीपैथी जानने वाले भी हमारी ही मशीन से गुजर कर गए हैं, लेकिन जब वो फरहाद की फैमिली के किसी फ़र्द से टकराते हैं तो बुरी तरह नुकसान उठाते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि एमआईएम के ख्याल ख्वानी करने वाले कभी नुकसान क्यों नहीं उठाते। इसका सीधा सा जवाब है कि उन्होंने कभी फरहाद के किसी अजीज़ से टक्कर नहीं ली है। फरहाद से या बाबा साहब के इदारे से एमआईएम वालों का अब तक कोई ताल्लुक ज़ाहिर नहीं हुआ। उनके आपस में दोस्ती है न दुश्मनी, शायद इसलिए कि वो सब मुसलमान हैं। हम अपने मौजू से भटक रहे हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि वो हमेशा कामयाब और हम नाकाम क्यों होते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, अब ऐसी कोई बात भी नहीं है। माजी में हमसे पहले के सुपर मास्टर और फौजी अफसरान ने उन्हें भी नुकसान पहुंचाया। आप लोग भूल रहे हैं, एक बार फरहाद को मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया था और कुछ अरसे से गुमनाम रहा था। हमने आला बीबी जैसी खतरनाक औरत को मौत के घाट उतार दिया। यहूदियों ने फरहाद की बीवी लैला को जिंदा नहीं छोड़ा। हमने कई बार रसवंती को फरहाद से मुतनफ़र करके उसे छीन लिया था। हमने भी बेशुमार कामयाबियां हासिल की हैं। अगर हम गौर करें तो सिर्फ ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए नुकसान उठा रहे हैं। एक अफसर ने कहा, इस मशीन से जॉन लम्बोर्ड और दूसरे कई वफादार पैदा हुए और अपने मुल्क को फ़ायदे पहुंचाते रहे, दुश्मनों से मुकाबले करते रहे। हम मशीन को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। अब तो हम पाशों का इस्तेमाल करके गैर मामूली टेलीपैथी जानने वाले रोबोट पैदा कर रहे हैं और आइंदा भी पैदा करेंगे। फरहाद के पास सिर्फ जमीला राजी और वो हीरो बंदर है, हमारे पास दर्जनों हो जाएंगे। एक अफसर ने कहा, हमें सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए। अभी सोनिया ने कहा था कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, फिर हमने उसे ट्रैप करने की कोशिश क्यों की? सिर्फ इसलिए कि उसके ज़रिए हम ज़ेरे ज़मीन रहने वाली पुरस्कार देवी को अपने काबू में कर सकते थे। अगर ऐसा हो जाता तो मशीन के ज़रिए हमारे पास आत्मा शक्ति वाले भी होते। ऐसा हो सकता था, लेकिन आइंदा कुछ अरसे के लिए सिर्फ 5 अफराद से कतराना चाहिए, फरहाद, सोनिया, अली, तैमूर, पारस और सानी। जब भी किसी मिशन के दौरान ये पांचों नजर आएँ या उस मिशन से उनके किसी ताल्लुक का पता चले तो उनसे कतराया जाए। कुछ अरसे के लिए ऐसा करना मुनासिब है। फिलहाल हमारे लिए दूसरे मसाइल हैं। अगर हम किसी तरह देवी पर काबू पा लेंगे तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। फिर हमें ये यकीन है कि एमआईएम में जो ख्याल ख्वानी करने वाले हैं वो कोई कुदरती नहीं होंगे। वो सब हमारी ही मशीन से गुजर कर गए हैं। उस मशीन से गुजरने वाले कितने बागी हो गए और कितनों को दुश्मनों ने ट्रैप कर लिया। हमें इस बात का सुराग लगाना होगा कि उनमें से कितने ख्याल ख्वानी करने वाले एमआईएम के लिए काम कर रहे हैं। हमें सही हिसाब उस वक्त मिलेगा जब एमआईएम का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला हमारे काबू में आएगा। अब तो कोई ऐसी चाल चली जाए कि एमआईएम वाले मंजरेआम पर आने के लिए मजबूर हो जाएं। जब बड़े और अहम इजलास में कोई सामने नहीं आया,
एक यहूदी मेजर की मेज़बानी अखलाक के खिलाफ की जा रही थी, तब भी उन्होंने रूपोश रहकर मेजर को मार डाला और चंद मुसलमान आलाहदेदारों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो फिर और कोई ऐसी तदबीर नहीं हो सकती जिस पर अमल करके उन्हें सामने आने पर मजबूर किया जा सके। वो सब खामोश हो गए और खामोशी से सोचने लगे। उन सब के दिमागों में वो देवी अहमियत इख्तियार कर चुकी थी। उसको काबू में करने के लिए वो अपने दो अहम गैर मामूली सलाहियतें रखने वालों से महरूम हो गए थे। अब भी वो यही सोच रहे थे कि उसकी आत्मा शक्ति हासिल करके बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते थे। देवी शितारा दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वह अब तक सुपर मास्टर के अंदर रहकर तमाम मालूमात हासिल कर रही थी। उसे मालूम करके इत्मीनान हो गया था कि सोनिया जेरे ज़मीन नहीं गई थी, सिर्फ उसे अपनी आमद से खौफजदा कर रही थी ताकि वह अपने बचाव की फिक्र में मुब्तला रहे और उस 7वें माह को उसकी बेटी के लिए मुसीबत न बनाए। और यही हुआ। देवी इस कदर परेशान हुई थी कि अपनी हिफाजती तदाबीर करने के दौरान उसने आला बीबी सानी को बुला दिया था। वह दिल ही दिल में इस बात की मोतरफ थी कि सोनिया को नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करने में महारत हासिल है और ऐसी चालबाज है कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर सुपर मास्टर के दो गैर मामूली सलाहियतें रखने वालों को मार डाला था। अब तो सुपर मास्टर के तमाम गैर मामूली समात रखने वाले सोनिया की असली आवाज़ सुनकर भी उससे दूर ही रहेंगे, कभी उसे ट्रैप करने की जुर्रत नहीं करेंगे। वह जमीला राजी और हीरो की हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वतों और लड़ने के अंदाज से भी मुतासिर थी। वो आत्मशक्ति के जरिए इसलिए मेरी फैमिली और बाबा साहब के दायरे के किसी फर्द के दिमाग में नहीं जाती थी। उसका इल्म निजुम कहता था कि हमसे जितनी दूर रहेगी उतनी ही महफूज रहेगी। उसने इल्म निजुम की इस वार्निंग को भुलाकर नन्ही आला बीबी सानी पर हमला कराना चाहा। अब सोच रही थी कि आइंदा साल के 7वें माह में उस नन्ही बच्ची से भी दूर रहेगी और इस दौरान अपनी ताकत इतनी बढ़ाएगी कि वो ताकत पहाड़ बन जाए और सोनिया तिनके की तरह कदमों में पहुंचने पर मजबूर हो जाए। असल हिकमत अमली यही है कि अगला मजबूर हो जाए और घुटने टेक कर सर झुका ले। अगर वह ऐसा मुकाम हासिल कर ले तो नन्ही आला बीबी सानी पर हमला कराने की नौबत ही ना आए और वह बच्ची हालात की आंधी में सूखे पत्ते की तरह उड़कर खुद उसके पैरों तले आ जाए। तो फिर उसकी अपनी कोई दुश्मनी या गलती नहीं होगी। दुनिया कहेगी कि छुरी खरबूजे पर नहीं आई थी, खरबूजा खुद ही छुरी पर आ गिरा था। इस तरह जब सुपर मास्टर सोने के लिए बिस्तर पर आया तो देवी ने उसे गहरी नींद सुलाकर उस पर अमल किया, उसे पूरी तरह अपना मामूल और ताबेदार बनाया। उसके दिमाग में ये बात नक्श की कि एक हफ्ते के अंदर 7 अदद ज़हीन और सेहतमंद जवानों को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर उन्हें टेलीपैथिक इल्म सिखाने के अलावा गैर मामूली समात व बसारत का हामिल और हैरत अंगेज जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों का मालिक बनाया जाए। सुपर मास्टर ने मामूल की हैसियत से वादा किया कि वह इन अहकामात की तामील करेगा। देवी ने कहा कि उन 7 अदद जवानों में से 4 अदद हिंदुस्तानी होंगे, 2 अदद अमरीकी और 1 अदद इसराइली होगा। उसने तीनों अफवाज यानी बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया के अफसरानी आला के दिमागों में भी बारी बारी जाकर यह अमल किया। उन्हें भी इस बात का पाबंद बनाया कि 4 अदद हिंदुस्तानी, 2 अदद अमरीकी और 1 अदद इसराइली जवान ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारे जाएंगे और उनमें से 4 हिंदुस्तानियों और 1 इसराइली को आज़ाद छोड़ दिया जाएगा और ऐसा करते वक्त कोई एतराज़ नहीं करेगा और आला हुक्म को कायल करेगा कि वह मुल्क की मफाद के लिए दुरुस्त काम कर रहे हैं। फिर उसने दाऊद मंडोला से रब्ता किया। वो एल्पा और ब्रेन आदम बड़े दिल बर्दाश्ता थे। उनकी मजबूत खुफिया यहूदी तंजीम नहायत ही कमज़ोर हो गई थी। उनके 4 ख्याल ख्वानी करने वाले पहले ही मारे जा चुके थे, सिर्फ एल्पा और मंडोला रह गए थे। माइक हरारे इस तंजीम का बाकायदा मेंबर नहीं था और जूडी नॉर्मन के सिलसिले में ये बदकिस्मती थी कि वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के दौरान ही मर चुका था। फिर इसराइली हुक्काम को यह सदमा था कि उनका एक काबिल मेजर मारा गया था, जिसके बायस MIM की दहशत बढ़ गई थी और ये उनकी तरफ से अमली वार्निंग थी कि दीन इस्लाम या अखलाकी असूलों के खिलाफ कोई काम होगा तो दोनों ममालिक की अहम हस्तियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। देवी ने कहा, जिन दुश्मनों से हमारा मुकाबला रहता है उनके मुकाबले में हथियार काम नहीं आते, सिर्फ टेलीपैथी और जहानत काम आती है। इस एतबार से यहूदी तंजीम ज़रा कमज़ोर हो गई है, लेकिन ऐसी भी मायूसी की बात नहीं है। यहाँ ब्रेन आदम जैसा ज़हीन शख्स मौजूद है, एल्पा जैसी तजुर्बाकार और मंडोला जैसा चालाक ख्याल ख्वानी करने वाला है। फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बार तुम्हें एक ऐसा यहूदी टेलीपैथी जानने वाला दूंगी जो पाशा की तरह गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों का हामिल होगा, जिसे गोश्त पोस्ट का रोबोट कहा जा सकता है। ब्रेन आदम ने कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है, मगर वो यहूदी रोबोट कौन होगा? ऐसे किसी ज़हीन जवान और सेहतमंद का इंतखाब तुम करो। अगर ऐसा यहूदी जवान वाशिंगटन में है तो बेहतर है, वरना यहाँ इंतखाब करो और उसे कल या परसों तक वाशिंगटन पहुँचा दो। लेकिन आप उसे ट्रांसफार्मर मशीन तक कैसे पहुँच जाएंगी? वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो मशीन जहाँ है वहाँ से 2 मील के अतराफ तक किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं ऐसी चाल चल रही हूँ कि उनके सख्त हिफाजती इंतजामात धरे के धरे रह जाएंगे। ब्रेन आदम ने कहा, वाशिंगटन में एक नहायत ही चुस्त और चालाक यहूदी बॉडी बिल्डर है, तालीम याफ्ता और ज़हीन भी है।
हमारे लिए आजकल वहाँ जासूसी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। मैं अभी उससे फ़ोन पर राब्ता करता हूँ, आप मेरे दिमाग में रहकर उसकी आवाज़ सुन सकती हैं। उसने राब्ता किया, फिर उसे कहा, रॉबर्ट क्लोन, मैं ब्रेन आदम बोल रहा हूँ। अभी तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल ख्वानी करने वाली आ रही है, तुमसे बहुत अहम गुफ्तगू करेंगी। वो तुमसे जो कहा करें उस पर किसी बहस के बगैर अमल करते रहो। बस मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, वो आ रही हैं। देवी उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसके अंदर पहुँच गई। वो भी योगा का माहिर था, मगर उसकी सोच की लहरों को महसूस ना कर सका। वो थोड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ती रही, फिर बोली, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ मगर तुम मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहे हो। वो हैरानी से बोला, वाकई ऐसा पहली बार मेरे साथ हो रहा है। आप कौन हैं? मुझे सभी लोग देवी कहती हैं। अभी मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ रही थी। तुम्हारे अंदर अपनी यहूदी कौम के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा है, इसलिए मैं ऐसे इंतजामात कर रही हूँ कि तुम्हें जल्दी ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजार कर टेलीपैथी सिखा दूँ। वो खुश होकर बोला, आप तो मेरे ख्वाबों की ताबीर सुना रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको मिस कहूँ या मैडम कहूँ। किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। अगर मिस्टर ब्रेन आदम ने अभी फ़ोन ना किया होता तो मैं आपकी बातों का यकीन न करता और यही समझता कि जागती आंखों से ख्वाब देखकर आपकी सोच की लहरों को सुन रहा हूँ। तुम अब भी जाग रहे हो, ये ख्वाब नहीं है। अब इस ट्रांसफॉर्मर मशीन से सिर्फ टेलीपैथिक इल्म हासिल नहीं किया जाता, बल्कि तुम्हें गैर मामूली समात व बसारत का हामिल बनाया जाएगा और तुम हैरत अंगेज जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों के मालिक भी बन जाओगे। मैं जल्द ही तुमसे रब्ता करूंगी और तुम्हें उस मशीन तक पहुंचा दूंगी। सुपर मास्टर और उस मशीन से मुतल्लिका अफसरान खुद तुम्हें उस मशीन से गुजरने का मौका देंगे। वो खुशी से बहुत कुछ बोलना चाहता था, मगर वो उसके दिमाग से निकल आई। उसने सोच लिया था कि इस यहूदी रॉबर्ट क्लोन को मशीन तक पहुंचाने से पहले इस पर तनवीमी अमल करेगी, इसे अपना ताबेदार बनाकर ये बात खास तौर पर इसके जहन में नक्श करेगी कि वो ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजरने के बाद और गैर मामूली सलाहियतें हासिल करने के बाद भी उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा और गोश्त पोस्ट का रोबोट बनने के बावजूद नादानिस्तगी में उसके अहकामात की तामील करता रहेगा। फिर उसने भारत की तीनों अफवाज के आला अफसरान से रब्ता किया, उन्हें एक जगह बिठाकर अपना मंसूबा बताया कि वो किस तरह 4 हिंदुस्तानी ज़हीन और सेहतमंद जवानों को टेलीपैथी भी सिखाना चाहती है और गोश्त पोस्ट का रोबोट भी बनाना चाहती है। उसका ये मंसूबा सुनकर सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसने कहा, आप लोग ऐसे ज़हीन और सेहतमंद जवानों का इंतखाब करें जो अमेरिका में ज़ेर तालीम हो या वहाँ से फ़ौजी तरबियत हासिल कर रहे हों, ताकि जल्द से जल्द उन्हें ट्रांसफॉर्मर मशीन तक पहुँचाया जा सके। वाला अफसरान ऐसे जवानों के नाम और पते नोट कराने लगे, उनसे फ़ोन के जरिए रब्ता करके देवी को उनकी आवाज़ें सुनाने लगे। देवी ने उन चारों भारतीय जवानों के मुताल्लिक भी तय किया कि पहले इन चारों को अपना मामूल और ताबेदार बनाएगी, फिर उन्हें मशीन तक पहुँचाएगी। इस तरह अमेरिका, इसराइल और भारत तीनों ममालिक के ख्याल ख्वानी करने वालों पर हुकूमत कर सकेगी। इन तीनों ममालिक के लिए फ़िलहाल MIM वाले ऐसा मसला बने हुए थे जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। देवी का भी यही मसला था कि आखिर वो बरादर कबीर कौन है जिस पर उसकी आत्मा शक्ति का भी असर नहीं होता। फिर वो तीनों ममालिक के ख्याल ख्वानी करने वालों को इस तरह नन्ही आला बीबी सानी के पीछे लगाती कि वो उसे अगवा करती या किसी तदबीर से बाबा साहब के इदारे के अंदर ही उस बच्ची को ख़त्म कर देते। तदबीर ऐसी होती कि बच्ची की मौत हादसाती होती और देवी पर कोई इल्ज़ाम ना आता। देवी के चंद रोज़ बड़ी मसरूफियात में गुजरे। वो हर उस जवान पर तनवीमी अमल करती रही जो ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजरने वाला था। फिर वो सुपर मास्टर और फौजी अफसरान के खुफिया इजलास में भी खामोशी से उनके दिमागों के अंदर रहकर उन्हें माइल करती रहती थी कि 4 हिंदुस्तानी, 2 अमरीकी और 1 इसराइली जवान उस मशीन से गुजारे जाएं। वो सब अफसरान और सुपर मास्टर पहले उसके मामूल बने हुए थे, इसलिए उस फैसले को तस्लीम करते रहे। जिन अफराद को ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारा जाता था उन अफराद के नाम बहुत राज में रखे जाते थे, उन्हें सिर्फ मुतल्लिका अफसरान ही जानते थे। लिहाजा जब मुख्तलिफ ममालिक के जवानों को बारी बारी हर रोज़ उस मशीन से गुजारा गया तो कोई एतराज़ करने और पूछने वाला नहीं था कि ये कौन लोग हैं, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें मशीन से फ़ायदे पहुँचाए जा रहे हैं। माए खरारे मुहिब्बे वतन था, वह ऐसा कभी ना होने देता, लेकिन वो भी नादानिस्तगी में देवी का ताबेदार बना हुआ था। देवी ने उसे दूसरी जगह मसरूफ़ रखा था और इधर अपना काम पूरा कर चुकी थी। भारत को 4, अमेरिका को 2 और इसराइल को 1 ख्याल ख्वानी करने वाले रोबोट मिल चुके थे। वह तीनों ममालिक अपनी अपनी जगह खुश और मुतमईन थे और ये नहीं जानते थे कि एक नामालूम नज़र न आने वाली और असली आवाज़ में ना सुनाई देने वाली इन तीनों ममालिक के ख्याल ख्वानी करने वालों पर आइंदा हुकूमत करती रहेगी। अमेरिका के 2 रोबोट ख्याल ख्वानी करने वाले जॉन कार्टर और फ्यूरी बॉय की मौत का जो सदमा था वह अब नए ख्याल ख्वानी करने वाले 2 रोबोटों के पैदा होने से बड़ी हद तक हल्का हो गया। इन 2 नए गैर मामूली सलाहियतें रखने वालों के नाम डी लंकास्टर और बॉबी बेकर थे। इसराइली यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले दाऊद मंडोला और एल्पा के अलावा ब्रेन आदम भी देवी का शुक्रगुजार था कि उसने उनकी तंजीम में रॉबर्ट क्लोन जैसे ख्याल ख्वानी करने वाले रोबोट का इजाफा किया है। भारतीय हुकाम और फौज के आला अफसरान के तो वारे न्यारे हो गए थे। उनके पास अजय कुमार, विजय कुमार, राजेश और रघुनाथ नामी 4 ख्याल ख्वानी करने वाले रोबोट आ गए थे और उनके इल्म के मुताबिक शीतारा ने यह कमाल किया था।
वो असली सितारा अपने देश भारत में खुद को देवी की हैसियत से पेश नहीं कर रही थी। अब अमरीकी हुक्काम और वहाँ के अहम जिम्मेदार ओहदेदारान के लिए ये इतला तशवीशनाक थी कि भारत में 4 अदद और इसराइल में मजीद 1 अदद ख्याल ख्वानी करने वाले रोबोट कैसे पैदा हो गए, जबकि अमेरिका के सिवा किसी और मुल्क के पास ट्रांसफार्मर मशीन नहीं है। ये सवालात सुपर मास्टर और तीनों अफवाज के बड़ों से किए जा रहे थे, क्योंकि वही ट्रांसफार्मर मशीन के निगरानी आला थे और उनकी इजाज़त के बगैर कोई मशीन के करीब नहीं पहुंच सकता था। सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान हैरान और परेशान थे कि यह कैसे हो गया। क्या भारत और इसराइल ने भी ट्रांसफार्मर मशीन बना ली है? और अगर बना ली है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने गैर मामूली समात व बसारत रखने वाले और रोबोट जैसी जिस्मानी कुव्वत रखने वाले जवान कैसे पैदा कर लिए? उन्होंने अपने मुल्क के हुक्मरानों को यह जवाब देकर मुतमईन कर दिया कि उनकी ट्रांसफार्मर मशीन ऐसी जगह है कि वहाँ के मुल्क का सदर भी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता। बहुत पहले माजी में ट्रांसफार्मर मशीन के ब्लूप्रिंट चोरी हो गए थे। शायद इसराइल और भारत ने भी ऐसी मशीन बना ली हो। अगर हम उनसे इस सिलसिले में सवालात करेंगे तो वो माकूल जवाब नहीं देंगे और हम उन पर जवाबदेही के लिए दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि ये उनके मुल्क का अंदरूनी मामला है। सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान ने हुक्काम को किसी तरह जवाब देकर किसी हद तक कायल कर दिया, लेकिन वो खुद परेशान थे। इतना समझते थे कि अगर इसराइल के पास मशीन होती तो वह सिर्फ एक ही ख्याल ख्वानी करने वाला रोबोट पैदा नहीं करता, फिर यह कि इसराइल और भारत को गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले रोबोट पैदा करने के लिए पाशा जैसा कोई जरिया कहाँ से मिल गया। वो बहुत कुछ सोच रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि देवी उन सबके दिमागों में चली आती है और उसने उन सबके जहनों में यह बात नक्श कर दिया कि वह इस सिलसिले में कभी देवी पर शुबा न करें। इसराइल और भारत के नुमाइंदों ने अमेरिका आकर सुपर मास्टर से मुलाकात की और कहा, जिस तरह आप एटम बॉम्ब बना सकते हैं और दूसरे ममालिक भी ऐसे बॉम्ब तैयार कर सकते हैं और करते रहते हैं, उसी तरह हम भी आपकी तरह टेलीपैथी जानने वाले रोबोट किस्म के जवान पैदा कर चुके हैं। आपको तशवीश में मुब्तला नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हमारे सियासी मुफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं। इसराइली नुमाइंदे ने कहा, अब हम तीनों ममालिक के पास ऐसी कुव्वतें हैं कि हम MIM वालों को अपने खुफिया अड्डों से बाहर आने पर मजबूर कर सकते हैं, उन्हें अपने हक में या खिलाफ बोलने पर मजबूर कर सकते हैं, और जब वो बोलेंगे तो हमारे तमाम गैर मामूली कुव्वतें समात रखने वाले दूर बैठे उनकी आवाज़ें सुनते रहेंगे और उनकी बातें सुनते सुनते ये मालूम करते रहेंगे कि वो कौन है, कौन कौन से ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके नाम और पते भी मालूम होते रहेंगे। हम उन्हें किस तरह बोलने और मंजर आम पर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उन्होंने पिछले दिनों हमारे एक बहुत ही काबिल मेजर को मार डाला था और चंद मुसलमानों को मुल्क बदर किया था। हम इस सिलसिले में एक एहतजाजी इजलास मुनक्किद करेंगे। इस इजलास में चंद और बड़े मुल्कों को शरीक होने की दावत दी जाएगी और सारी दुनिया में यह खबर फैलाई जाएगी कि MIM की दहशतगर्दी के बायस यह इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। दूसरे ने कहा, जब उनके खिलाफ इजलास होगा तो उनके जासूस और ख्याल ख्वानी करने वाले ज़रूर आएंगे और हम खुद ही उन्हें इजलास में शिरकत के लिए बुलाएंगे ताकि वो दुनिया वालों के सामने अपनी सफाई में ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, और जब वो बोलेंगे तो हमारे तमाम गैर मामूली कुव्वतें समात रखने वाले उनकी आवाज़ों को ज़हन नशीन कर लेंगे। सुपर मास्टर ने कहा, आप हजरात ने बड़ी अच्छी तरकीब सोची है। हमें किसी न किसी तरह MIM वालों को बेनकाब करना चाहिए या अपनी हद तक खुफिया तौर से ही सही ये मालूम करना चाहिए ये कौन लोग हैं। ये अभी तक हमारे लिए अंधेरे के तीर हैं, पता ही नहीं चलता कि ये तारीकी की किस कमान से निकलते हैं। फिर वो बोला, हम यहाँ एक दुश्मन तंजीम की बातें कर रहे हैं, मगर दोस्तों के अंदर जो दुश्मनी छुपी होती है वह ज़्यादा खतरनाक होती है। हमने भारत और इसराइल दोनों ममालिक के सरबराहान से पूछा है कि उनके यहाँ रोबोट टेलीपैथी जानने वाले कैसे पैदा हो गए। हमने दोस्ताना अंदाज में जवाब तलब किया था, लेकिन हमसे गैरों की तरह कह दिया गया कि उनके मुल्कों का दाखिली मामला है। क्या दोस्त इस तरह बातें बनाकर टाल देते हैं? इसराइली नुमाइंदे ने कहा, आप मौजू बदल रहे हैं। इस मौजू पर आप हमारे हुक्काम से बहुत कुछ कह सकती हैं, अभी तो हमें MIM की दहशतगर्दी को मंजर आम पर लाना है। सुपर मास्टर ने कहा, MIM वाले भी आप लोगों की तरह यह कहकर टाल देंगे कि तुम्हारा काबिल मेजर त्यारे के हादसे में हलाक हुआ था और चंद मुसलमानों को मुल्क बदर उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि वो MIM वालों का मुल्क नहीं था। अगर जबरन उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए कहा गया है तो इसका कोई सबूत पेश किया जाए। उन्होंने ख्याल ख्वानी के जरिए उन मुसलमानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया था, इसलिए उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि वो अपनी सफाई में ऐसा ही कहेंगे। हम चाहते हैं कि वो कुछ भी कहें, ख्वाह हमें गालियां ही दें, बस हम उनकी आवाज़ें अपने गैर मामूली समात रखने वालों को सुनाना चाहते हैं। ठीक है, यह एहतजाज इसराइल की तरफ से होगा और यही मुल्क किसी गैर जानिबदार मुल्क में इजलास मुनक्किद करेगा, क्योंकि उनका ही मेजर मारा गया है। हम उस इजलास में शरीक हो जाएंगे, लेकिन अपने हुक्मरानों से कह देना कि हम अमरीकी से एहतजाज में शरीक होने के बावजूद इसराइल और भारत से नाराज़ हैं। अमरीकी फ़ौज के आला अफसर ने कहा, यह भी कह देना कि हम नादान नहीं हैं, यह खूब समझते हैं कि गैर मामूली सलाहियतों वाली चोरी हमारे मुल्क से की गई है। सफारती सतह पर और सियासी ज़रूरियात के तहत हमारी दोस्ती कायम रहेगी, लेकिन तुम्हारे जिस शख्स के पास वो चुराई हुई गैर मामूली सलाहियतें वापस होगी उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
सियासत भी खूब चीज़ है, इक़्तिदार के लिए, अपनी बर्तरी के लिए और किसी एक कौम को पसमानदा रखने या कुचल डालने के लिए। चंद ममालिक आपस में दोस्ती भी करते हैं और दुश्मनी भी। इसी तरह अमेरिका, इसराइल और भारत ज़ाती मुफादात के लिए एक दूसरे को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक को कमज़ोर बनाने और मुसलमानाने आलम को पसमानदा रखने के लिए आपस के नुकसानात और दुश्मनी को भूलकर मुत्तहिद हो जाती हैं। वो MIM के खिलाफ दहशतगर्दी का प्रोपेगेंडा करने और एक इजलास मुनक्किद करने के लिए आपस में मुत्तहिद हो गए। फिर उन्हें मुत्तहिद करने वाली वो देवी पसे पर्दा थी। उन सब के अंदर जाकर उन्हें ऐसे एक एहतजाजी इजलास के लिए माइल कर चुकी थी और ये इजलास इस्तंबुल में होना करार पाया था। देवी ने अपने असली हुस्न को छुपाने के लिए एक सांवली सी मामूली सी लड़की का रूप इख्तियार किया। उसने अपने तौर पर सोचा कि सोनिया ज़ेरे ज़मीन उसे तलाश करती रहेगी, लिहाजा वो ज़मीन पर किसी बड़े शहर में रहेगी। अनकरा में इस्लामी कॉन्फ्रेंस के बाद वो 2 बार MIM के ब्रादर कबीर से रब्ता कर चुकी थी। उसके बारे में सोचती थी कि किसी तरह वो काबू में आ जाए तो उसकी गैर मामूली सलाहियतों और चालबाजियों से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकेगी। उससे रब्ता करने पर उसे अंदाज़ा लगाया कि ब्रादर कबीर तुर्की में है, लिहाजा तुर्की के बड़े बड़े शहरों में कुछ अरसा गुजारना चाहिए। वह एक सांवली सी लड़की के भेस में तुर्की आ गई। अपने मतलूब को 3 हफ्ते तक तलाश करती रही। फिर उसने इल्म नजूम को आजमाया कि उसे इस मुल्क में वो मिलेगा या नहीं। सितारे कामयाबी का इशारा दे रहे थे। ऐसे ही वक्त मालूम हुआ कि सोनिया फरेब दे रही थी। वो पेरिस में थी और 7वें माह की आखिरी रात को बाबा साहब के दायरे में अपने बच्चों के पास चली गई। उसे सोनिया की इस चालबाजी पर गुस्सा भी आया कि वो बेवकूफ़ बनती रही और इत्मीनान भी हुआ कि अब वो बला टल गई। उसने इसी मुल्क में रहकर सुपर मास्टर वगैरह को अपना मामूल बनाकर ट्रांसफार्मर मशीन से खूब फ़ायदा उठाया। फिर अखबारात, रेडियो, TV के जरिए ये खबरें नशर होने लगी कि MIM के मुजाहिदीन ने दहशतगर्दी की है, इसराइल के नामवर मेजर को मार डाला है। इस इजलास का अच्छा खासा चर्चा हो रहा था। देवी ने ब्रादर कबीर से रब्ता किया। फिर कहा, तुम सोच की लहरों को महसूस करते ही पहचान लेते हो कि मैं कहाँ आ गई हूँ। पारस ने परेशान होकर अपने सर को थाम लिया और कहा, ये मेरे सर के अंदर किसी औरत की आवाज़ कैसी आ रही है? शायद ये उसी औरत का ख्याल मेरे अंदर बोल रहा है। देवी कुछ परेशान सी हुई कि शायद ब्रादर कबीर की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेते वक्त कुछ गलती हुई है। अभी जिसके अंदर गई थी उस शख्स की आवाज़ भी बदली हुई सी लग रही थी। उसने दूसरी बार ब्रादर कबीर की आवाज़ और लहजे को अच्छी तरह याद करके ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर पारस के दिमाग में पहुंची। उसने पूछा, ये तुम अभी आकर वापस क्यों चली गई थी? वह हैरानी से बोली, अगर मैं तुम्हारे पास आई भी थी तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं पहचाना? तुमने आते ही कहा था कि मैं तुम्हारी सोच की लहरों को पहचान लेता हूँ। जब तुम्हें इतना एतमाद था तो फिर तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, तो तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता। इंसान को अकल की कमी और एतमाद की कमज़ोरी बेवकूफ़ बनाती है। तुम कैसी आत्मा शक्ति वाली हो कि सही जगह पहुंचकर भटक जाती हो। तुम हेरा फेरी से बाज नहीं आते हो। वैसे ये तुमने दुरुस्त कहा है, वाकई मैं आत्मशक्ति में महारत हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम्हारा दिमाग भी भूल भुलैयों जैसा है। मैं तुम्हारा कोई एक ख्याल पढ़ना चाहती हूँ तो दूसरा ख्याल पहले ख्याल को काटता है। फिर ऐसा लगता है कि तुम्हारे किसी ख्याल की वीडियो फिल्म उल्टी चल रही हो। तुम्हारी कोई सोच मेरी समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, कोशिशें करती रहो। जब मेरी सोच समझ में आए तो फिर मुझे भी समझा देना। अभी तुमने आने की जहमत कैसे की? तुम अपनी तंजीम के बारे में सुन रहे हो कि एक एहतजाजी इजलास होने वाला है। क्या तुम उसमें शरीक होने आओगे? तुम औरत अपने घर बुलाओ, इजलास में क्यों बुला रही हो? वास्कर बोली, मेरा घर तो ज़मीन के नीचे है, वहाँ तो तुम मरने के बाद ही आ सकोगे। मैं बूढ़ा होकर मरूंगा तो तुम्हारे घर आने का फ़ायदा क्या होगा? हमारे बच्चे भी नहीं होंगे। फजूल बातें ना करो। मैं चाहती हूँ कि तुम इजलास में आओ और ऐसी सफाई पेश करो कि दहशतगर्द ना कहलाओ। तुम मेरे लिए बड़े नेक ख्यालात रखती हो, मगर अफसोस के इजलास जिस दिन हो रहा है उस दिन मेरी शादी है। अगर इजलास में आकर सफाई पेश करूंगा तो उधर दुल्हन किसी के साथ साफ हो जाएगी। तुम अपनी पूरी तंजीम के साथ बदनाम होने वाले हो और तुम्हें शादी की पड़ी है। क्या शादी की तारीख बदल नहीं सकती? नहीं बदल सकती। दुल्हन को कैंसर है, इसलिए जल्द से जल्द जो करना है वो कर गुजरना है। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुम बकवास कर रहे हो, बहुत मकार हो। इजलास में ज़रूर आओगे। मैं चाहती हूँ तुम अपने मुशीर और मुजाहिदीन के साथ आओ ताकि हर इल्ज़ाम का मुंह तोड़ जवाब दे सको। खुदा तुम्हें नेकी का सिला दे। मेरे साथ मेरे मुजाहिदीन की भी भलाई चाहती हो। अब तो समझो शादी की तारीख बदल गई। अगर नहीं बदलेगी तो मैं मुजाहिदीन की बारात लेकर आऊँगा। पहले इजलास अटेंड करूँगा, फिर लड़की के घर जाऊँगा। निकाह में 3 बार कबूल कहा जाता है। सुने मौत के वक्त भी 3 हिचकियाँ आती हैं। दुआ करो कैंसर की 3 हिचकियाँ आने से पहले वह बीमारी 3 बार कबूल कह डाले। पहली बार अमेरिका कबूल, तीसरी बार इसराइल कबूल, फिर तीसरी बार भारत कबूल। खुदा इन तीनों का साया तुम्हारे सर पर या तुम्हारा साया इन तीनों के सरों पर सलामत रखे। आमीन नहीं कहूँगा। वो उसके दिमाग से निकल आई। उसने समझ लिया कि वो इजलास में ज़रूर आएगा और जो कुछ वो उल्टी सीधी बकवास कर रहा था वो उसकी गहराई को भी समझ रही थी और तस्लीम कर रही थी कि इस कम वक्त की गहराई तक पहुंचना मुहाल है। फिर इजलास का दिन आ गया। देवी ने ख्याल ख्वानी के जरिए प्रेस रिपोर्टर का कार्ड और इजलास वाले हॉल में दाखिल होने का पास हासिल कर लिया। फिर अपने शाने पर एक बैग लटकाकर हॉल के दरवाजे के सामने आई। वहाँ बड़े ममालिक के बड़े लोग आए हुए थे। उनके साथ लेडीज़ भी थीं जो बज़ाहिर उनकी सेक्रेटरीज थीं।
प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स भी थे। वहां की तेज रोशनी में उन सबके साए कहीं जमीन पर और कहीं दीवारों पर हरकत कर रहे थे। देवी की मुतलाशी नजरें लोगों से ज्यादा उनके सायों पर थीं। उसे यकीन था कि बरादर कबीर के साए का किसी को खौफ नहीं है। वो किसी के अंदर समा कर आएगा या यूं ही किसी जिस्म का सहारा लिए बगैर आएगा, तब भी कोई उसे पकड़ ना सकेगा और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकेगा। इजलास के मेज़बान बड़े ममालिक के अकाबरीन को एक दूसरे से मुतारिफ करा रहे थे। कई फोटोग्राफर्स उन सब की तस्वीरें उतार रहे थे। फ्लैश लाइट्स बिजली की तरह चमक चमक कर बुझ रही थी। ऐसे ही वक्त देवी ने उसे एक दीवार पर देखा। उसके आसपास मुख्तलिफ साए अपने अपने जिस्मों के साथ मुतहर्रिक थे, इधर से उधर गुजर रहे थे, लेकिन वो एक साया दीवार पर अपनी जगह ठहरा हुआ था। इस भीड़ में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो तन्हा है। इतने सारे लोगों में वो भी किसी के जिस्म का साया होगा, इसलिए कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। देवी टहलती हुई उसी दीवार के करीब गई, लेकिन उस दीवार की जानिब अपनी पुश्त कर ली। उसे देखकर उसे शुबे में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। वो अपने बैग में से एक बेबी आईना निकालकर उसे अपने चेहरे के सामने लाकर यूं चेहरे को टिश्यू पेपर से कहीं कहीं पहुंचने लगी, जैसे मेकअप दुरुस्त कर रही हो। लेकिन वो साया आईने में साफ नजर आ रहा था। वो दीवार के करीब ही थी। उसने देखा कि साए में हरकत पैदा हुई। वो आगे बढ़ा। बढ़ने के साथ वो आईने का जाविया भी हस्बे ज़रूरत बदल रही थी। फिर उसने देखा कि वो साया उसके बिल्कुल पीछे आकर उसके जिस्म में समा गया। देवी के जिस्म में एक झुरझुरी सी पैदा हुई। हालांकि साए के जिस्म में दाखिल होने से कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन यह एहसास था कि जिसकी तलाश थी वो उसी के जिस्म में दाखिल हो गया था। पारस ने ऐसा दानिस्ता नहीं किया था। वो नहीं जानता था कि अभी जिसके जिस्म में समा गया वो वही देवी है, जिसका असल चेहरा किसी ने नहीं देखा और ना ही असली आवाज़ किसी ने सुनी है। और ये वही है जो पारस को हमेशा के लिए अपने धर्म में लाकर अपना बनाने के लिए 10 साल तक तपस्या करने का इरादा रखती है, जिसमें से 4 बरस 7 माह गुजर चुकी हैं। और वो इतनी तवील पूजा और भक्ति में मसरूफ रहकर पारस को पाने की तमन्ना करने वाली भी ये नहीं जानती थी कि उसे एक साए की सूरत में पा लिया है। वो तो ये समझकर ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी कि MIM का सरबराह बरादर कबीर उसके अंदर आकर छुप गया है। अगर वो आईने के जरिए ना देखती तो कभी ना समझ पाती, क्योंकि साया पना हो या पराया वो जिस्म के अंदर महसूस नहीं होता। दरअसल पारस अब तक 2 जिस्मों से गुजर कर आया था। पहले एक शख्स के अंदर समाकर एक कार में बैठकर वहां पहुंचा तो पता चला कि वो शख्स इजलास में शरीक नहीं होगा, किसी कारोबारी मामले में आगे जाने वाला है। उसके साथ एक बैरूनी मुल्क का नुमाइंदा बैठा हुआ था जो इजलास में शरीक होने आया था, इसलिए पारस उसके जिस्म में समा गया। फिर उसने बुरी तरह नागवारी महसूस की। उससे शख्स के पसीने में अजीब सी बू थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो हॉल के बैरूनी दरवाजे के करीब ही उसके जिस्म से निकल गया। बज़ाहिर वो नादीदा था, लेकिन दीवार पर मुतहर्रिक सायों के दरमियान एक जगह रुक गया था। वहीं से उसे देवी का जिस्म मिला तो उसमें आकर समा गया। वहां हर तरफ मुसल्ला फौजी थे। देवी दरवाजे पर आई तो एक लेडी इंस्पेक्टर ने उसकी तलाशी ली। उसके शनाख्ती कार्ड वगैरह देखे। जिसे देखना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा था। देवी को अंदर हॉल में जाने की इजाज़त मिल गई। वो अंदर आ गई। बड़े ममालिक के बड़े बड़े मुल्क कीमती और आरामदेह कुर्सियों पर बैठे थे। हॉल में अच्छी खासी भीड़ थी। हर तरफ मुसल्ला सिपाही अलर्ट खड़े थे। सामने स्टेज पर अमेरिका, इसराइल और भारत की फौजों का एक एक नुमाइंदा अफसर बैठा हुआ था। देवी स्टेज के पास आई। एक फौजी अफसर ने उसे रोककर कहा, मैडम आप अपनी सीट पर जाएं, किसी को स्टेज पर जाने की इजाज़त नहीं है। उसकी आवाज़ सुनते ही वो उसके दिमाग पर गालिब आ गई। फौजी अफसर एक तरफ हट गया। वो आगे बढ़कर 2 जीने चढ़कर स्टेज पर आई। फिर माइक के सामने रुककर बोली, हाजरीन मुतवज्जा हूं, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूं। यहाँ MIM पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे। मैं उसी MIM के सरबराह बरादर कबीर को आपके सामने पेश करूंगी और मैं बरादर कबीर से कहती हूँ क्या वो मेरे जिस्म में ना छुपे, हाजरीन के सामने आ जाए। उसकी बात खत्म होते ही पारस का साया उसके जिस्म से निकलकर माइक के सामने आकर बोला, ये प्रेस रिपोर्टर बड़ी चालाक निकली। कोई साए को अपने अंदर महसूस नहीं करता है, मगर इसने पता नहीं मुझे कैसे महसूस कर लिया। बहरहाल मैं बाद में इससे ज़रूर मालूम करूंगा कि ये गैर मामूली एहसासात की हामिल कैसे बन गई है। वैसे मैं यहाँ आपके इल्ज़ामात के जवाब देने आया हूँ। पहले आप हजरात ये बयान करें कि हम दहशतगर्द क्यों कहला रहे हैं। वो आगे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तवक्को के खिलाफ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने 1 माह पहले जूडी नॉर्मन से जो गोली छीन कर खाई थी, उसका असर अब ज़ायल हो गया था। तमाम हाजरीन हैरानी और दिलचस्पी से देखने लगे। माइक के करीब नजर आने वाला साया इंसानी जिस्म में नमूदार हो रहा था। पहले ट्रांसपेरेंट यानी जिस्म के आर पार दिखाई दिया, जैसे शीशे का बना हुआ। फिर वो गोश्त पोस्ट के ठोस जिस्म में सबके सामने ज़ाहिर हो गया। पारस MIM का सरबराह जो एक अरसे से रुपोश था, पुरस्कार था। कोई उसकी जाए पनाह तक नहीं पहुंच सकता था। हालात ने उसे भरे मजमा में दुश्मनों के दरमियान जाहिर कर दिया। देवी उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। तमाम फौजियों ने पारस को अपने अपने हथियारों की जद पर ले लिया और उसे चारों तरफ से घेरते चले आ रहे थे। देवी पीछे हट गई। उसकी गर्दन फखर से तन गई थी। पारस यूं पहले कभी नहीं फंसा था। बचाव का अब कोई रास्ता नहीं रह गया था।
वो इजलास में तन्हा आया था, उसे बचाने वाला कोई अपना नहीं था। अलबत्ता शीतारा और पूजा उसके अंदर थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी अपनी ख्याल ख्वानी के हथियार को किस तरह इस्तेमाल करके उसे वहां से जिंदा सलामत निकाल सकती हैं। शीतारा फौरन ही मेरे पास आई। पूजा ने सलमान, सानी, बारबरा और जे मॉर्गन को बताया कि पारस ऐसी जगह फंसा हुआ है जहां उसे मौत मिलेगी या फिर उसे गिरफ्तार करके उससे बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। ये खबर मिलते ही वह सबके सब पारस के अंदर चले आए। उनकी आमद से यह हो सकता था कि वो मुसल्ला फौजियों को गोलियां चलाने ना देते, लेकिन मेरे तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले कितने फौजियों के दिमागों पर गालिब आ सकते थे। वहां तो अमेरिका, इसराइल और भारत के नुमाइंदे और बॉडीगार्ड में से भी कोई एक फायर कर सकता था और मरने के लिए एक ही गोली काफ़ी होती है। मैंने पारस के पास आकर देखा, उसे चारों तरफ से गन पॉइंट पर रखा गया था। मैंने पूछा, क्या बात है बेटे? उसने कहा, कुछ नहीं पापा, एक साय का आंख मचोली वाला खेल था, वो खत्म हो गया। वैसे हमारी दुनिया में खेल तमाशे खत्म कहाँ होती हैं, ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। आप फिक्र न करें, जाएं आराम करें, और मेरी दूसरे अजीज़ों से भी यही दरख्वास्त है। मैंने कहा, इसे तन्हा छोड़ दो, मैं जा रहा हूं, तुम लोग भी जाओ। शीतारा ने चंद लम्हों के बाद ही मालूम किया कि सब चले गए हैं, हत्ता कि बाप भी बेटे को मौत के मुंह में छोड़कर चला गया है। वह झुंझलाकर पारस से बोली, ज्यादा खुद एतमादी आदमी को ले डूबती है। यहाँ सिर्फ हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले ही नहीं, मुजाहिदीन की फौज भी चली आती, मगर तुमने तो पापा को भी जाने के लिए कह दिया और शायद वो चले गए। वो बोला, तुम भी चली जाओ या फिर खामोश रहो, मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ किसी के खिलाफ कोई हरकत ना करना। फिर उसने हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा, किस्मत बड़ी हरजाई होती है। अचानक मेरे लिए बदकिस्मती और तुम सबके लिए खुशकिस्मती बन गई है। मैं भरे मजमा में इस स्टेज पर जाहिर हो चुका हूँ। अब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और हिरासत में रखकर तमाम मुजाहिदीन और मेरे ख्याल ख्वानी करने वालों को मुझे मार डालने की धमकी देकर मेरी तंजीम के तमाम अफराद को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। वो हथियार नहीं डालेंगे तो मुझे गोली मार दी जाएगी। बाय द वे, गेंद अब आपके कोर्ट में है, इरादे क्या हैं आप हजरात के? एक अमरीकी नुमाइंदे ने कहा, तुम अब एक कैदी हो, इसलिए खामोश रहोगे और हम बोलते रहेंगे। पारस ने कहा, जब मुझे यकीन हो जाए कि वाकई कैदी बन चुका हूं तो शायद खामोश हो जाऊं, फिलहाल तो ज़रूर बोलूंगा। और ये देवी जी से मालूम करना चाहूंगा कि उसकी ज्योतिष विद्या क्या कहती है। मेरे मुकद्दर में मौत है, कैद है या रिहाई? उसने हॉल में बैठी हुई खवातीन को देखा, फिर कहा, मैं यहाँ आऊँ और देवी ना आए, ये तो हो नहीं सकता। क्या वो जवाब देने की जहमत फरमाएंगी? एक इसराइली नुमाइंदे ने कहा, देवी से क्या पूछते हो, हमसे पूछो। तुम्हारे मुकद्दर में अभी मौत नहीं है और रिहाई भी नहीं है। तुम यहाँ से जिंदा जाओगे मगर हमारे टॉर्चर सेल में जाओगे। पारस ने कहा, इसराइली मुर्गे, आराम से बैठो, मुकद्दर का हाल देवी जी को बयान करने दो। हाँ तो देवी जी, मैं आपकी रस भरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। देवी ने मुसल्ला फौजियों से ज़रा दूर खड़ी हुई थी। उसके जिस्म में पारस का साया समाकर स्टेज पर आया था, और ये देवी की खुशकिस्मती थी कि पारस तो क्या, वहाँ कोई भी उसकी असलियत को नहीं जानता था। वो एक प्रेस रिपोर्टर की हैसियत से वहाँ ही थी। उसने इजलास में ये इंकशाफ किया था कि सरबरा का साया उसके अंदर है और उसे बाहर आना चाहिए, और उस वक्त पारस का साया उसके जिस्म से निकल आया। देवी ने यहाँ गलती की थी। उसे ये जाहिर नहीं करना चाहिए था कि वह अपने अंदर एक साय को महसूस करती रही थी। भला साय को कौन महसूस करता है? आदमी छाँव में अंधेरे में खुद अपने साय को ना देख पाता है और ना महसूस करता है। पारस ने उसे कहा था कि वो बाद में मालूम करेगा कि एक अखबार की रिपोर्टिंग करने वाली औरत ने उसके साय को कैसे महसूस किया था। यूं महसूस करने की गैर मामूली सलाहियत उसमें कैसे पैदा हो गई। बहरहाल अभी तो वह दुश्मनों के दरमियान देवी को आवाज़ें दे रहा था, उससे अपने मुकद्दर का हाल पूछ रहा था। देवी ने उन मुसल्ला फौजियों के पीछे से कहा, मैं हूं देवी, और इस अखबारी रिपोर्टर की जुबान से बोल रही हूँ। उसने आगे बढ़कर पारस के करीब आकर माइक के पास आकर अपनी बात दोहराई, मैं देवी हूँ और इस लड़की की जुबान से बोल रही हूँ। यहाँ इजलास में इतनी जल्दी से MIM के सरबरा के बारे में सही पेशन गोई नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मुझे सरबरा का नाम, इसकी पैदाइश का वक्त और तारीख वगैरह मालूम नहीं। मैं इसकी जन्म कुंडली बनाकर ही बता सकूंगी कि ये अभी और कितनी सांसें ले सकते हैं। ये कहकर उसने पारस को देखा, मगर उस पारस को ना पहचान सकी जिसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें उसकी ख्वाबगाह की छत पर, दीवारों पर, बिस्तर की चादर पर और तकिए के गुलाफों में रहा करती थी। उसने माइक के सामने तमाम हाजरीन से कहा, मैं इसके दिमाग में कई बार जा चुकी हूँ और इसके ख्यालात पढ़ने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन इसका दिमाग एक अजूबा है। इसकी सोच की कोई लहर समझ में नहीं आती, ये बहुत बड़ा मक्कार है। फिर वो मुस्कुराकर बोली, लेकिन यह मक्कार अपने जाल में खुद आ गया है। इसने ओमान में होने वाले इजलास में रिमोट कंट्रोलर के जरिए बमों के धमाके करने की धमकियां दी और वहाँ के तमाम मकाबरीन को दहशत ज़दा किया। वहाँ कोई इसकी असलियत नहीं जानता था कि MIM का सरबराह है। आज इसकी बदबख्ती ने खुद इसे जाहिर कर दिया। इसने ओमान में रिमोट कंट्रोलर के लिए सबके साथ बम के धमाके करके मर जाने का झूठा नाटक किया था। अब ये गोश्त पोस्त के जिस्म के साथ यहाँ मौजूद है, मगर अपनी जान पर खेल जाने का दावा नहीं करेगा। अगर करेगा तो इसके मुजाहिदीन और ख्याल ख्वानी करने वाले इसे मरने नहीं देंगे। मुझे यकीन है कि इस हॉल के अंदर और इमारत के बाहर इसके मुजाहिदीन मुख्तलिफ भेसों में मौजूद होंगे
उसकी बातों के दौरान एक फौजी मातहत अफसर पारस के जिस्म और लिबास की तलाशी ले रहा था और मायूस हो रहा था। तलाशी के नतीजे में कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज बरामद नहीं हुई। अलबत्ता ऊपरी जेब से च्युइंगम का एक पैकेट निकला। देवी ने उस पैकेट को लेकर कहा, इसमें वो गोलियां जरूर होंगी जिससे निकलकर यह साया बन गया था। अच्छा हुआ कि इसके पास नहीं रहा और हमारे हाथ लग गया, वरना ये हमें बातों में उलझाकर इसमें से एक गोली निकालकर और इससे निकलकर साया बन जाता और हम इसे अपनी गिरफ्त में रखने से कासे रहते। एक अमरीकी फौज का आला अफसर जो वहीं स्टेज पर बैठा हुआ था फौरन ही उठकर देवी के पास आया और उस पैकेट को उसे झपट कर ले गया और बोला, हाँ ये वही गोलियां हो सकती हैं। मैं इसमें से एक आजमाऊंगा, फिर देखूंगा कि यह सरबराह कितना बड़ा चालाक है। इसराइली फौज के एक अफसर ने करीब आकर अमरीकी अफसर की कलाई पकड़ ली, फिर कहा, सॉरी, यह सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी आजमाना चाहिए। भारतीय फौज के अफसर ने कहा, हम तीनों अपने अपने मुल्क के तमाम नुमाइंदों को यहाँ सुपरवाइज करने आए हैं। यह ऐसी चीज़ है कि इसमें से हम तीनों की हिस्सेदारी हो जाए, वरना यहाँ हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले मेरा मुहासबा करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि इतनी अहम और गैर मामूली गोलियों से हम क्यों महरूम रह गए। अमरीकी अफसर ने गुस्से से इसराइली अफसर को देखा, फिर सर्द लहजे में कहा, तुमने सबके सामने मेरी कलाई पकड़ी है, फौरन कलाई छोड़ो और सबके सामने अपनी सहम करना जुर्रत पर मुआफ़ी मांगो। इसराइली अफसर ने कलाई छोड़ दी, फिर कहा, अगर यह पैकेट खोलकर भारतीय अफसर के मशवरे के मुताबिक तीनों का हिस्सा बराबर करोगे तो यही बेहतर होगा। मैंने तुम्हारी कलाई दुश्मनी से नहीं पकड़ी, बल्कि इस बात से रोका है कि तुम इसे तन्हा आजमाओ। आजमाने का हक हम तीनों को है। एक जापानी अफसर ने अपनी सीट पर से उठकर कहा, अभी इस पैकेट को न खोला जाए और न ही इसके 3 हिस्से किए जाएं। यहाँ चीन और फ्रांस के आला ओहदेदार भी मौजूद हैं। हम यहाँ आप तीनों के साया बन जाने का, गायब होने का तमाशा देखने नहीं आए हैं। एक चीनी अफसर ने अपनी जगह से उठकर कहा, हम यहाँ MIM तंजीम को दहशतगर्द करार देने आए हैं। ऐसा न हो कि इन गोलियों को हासिल करने का तनाज़ा पैदा हो और हम यहाँ आपस में दहशतगर्दी शुरू कर दें और दुनिया वालों के सामने बात उल्टी हो जाए और MIM के अलावा हम भी दहशतगर्द कहलाने लगे। फ्रांस के अफसर ने भी तायद की, बेशक यहाँ तमाम दुनिया के अखबारी नुमाइंदे मौजूद हैं और हम सब की तस्वीर भी उतारी जा रही हैं। कल जो अखबारात शाये होंगे उसमें हम मज़का खेज तमाशा बन जाएंगे। फ्रांस, चीन और जापान के अफसरान भी अपनी सीटें छोड़कर उस स्टेज की तरफ आने लगे। स्टेज के जीने पर खड़े हुए 2 फौजी जवानों ने उन्हें रोका। उनमें से एक ने कहा, प्लीज़ आप हजरात अपनी सीटों पर आराम से बैठें, आप सब हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं। उन तमाम के तेवर बिगड़ने वाले थे। उन सब की बातों के दौरान देवी ने तमाम ख्यालख्वानी करने वालों से सोच के जरिए कहा, इन सब के दिमागों पर गालिब आ जाओ और वो पैकेट इस रिपोर्टर लड़की को दे दो जिसकी ज़ुबान से मैं अभी तक बोलती आई हूँ। वो सब गैर शोरी तौर पर देवी के ज़ेर असर थे। चंद लम्हों के बाद ही अमरीकी अफसर ने बेख्तियार आगे बढ़कर वो पैकेट रिपोर्टर के हिलाने वाली देवी के हवाले कर दिया। फिर कहा, हम सबको देवी जी के मुनासिब फैसले से इत्तफाक करना होगा। फरमाइए देवी जी, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? देवी ने कहा, मैं गैर जानिबदार हूँ, अभी मैं इस पैकेट को नहीं खोलूंगी। यह आप लोगों की अमानत बनकर इस रिपोर्टर लड़की के पास रहेगा और ये लड़की आप सबकी निगरानी में रहेगी। एक ने पूछा, हम कब तक इस लड़की की निगरानी करते रहेंगे और कब यह पैकेट खोला जाएगा? ये पैकेट अब ये लड़की आपके सामने खोलकर आप सबको बराबर हिस्सा देगी, लेकिन उससे पहले सरबराह ब्रादर कबीर से मालूम करना होगा कि इन गोलियों के फार्मूले कहाँ हैं। इसराइली अफसर ने कहा, वाकई हम गैर मामूली गोलियों को हासिल करने की धुन में फार्मूले भूल गए। हम ब्रादर कबीर से पूछते हैं कि वो फार्मूले कहाँ हैं। पारस ने कहा, गोलियां तो कई हैं, उन्हें आपस में बांट लोगे, फार्मूला एक ही है, उसे कैसे तकसीम करोगे? उसकी फोटोस्टेट कॉपी कराने की जिम्मेदारी जिसे दी जाएगी वो कॉपियां कराते वक्त उसमें ज़रूर घपला करेगा। हम अपने मामलात खुद निपटा लेंगे, तुम वो फार्मूला हमें दो। जैसा तुम लोगों ने समझ लिया है कि वो च्युइंगम का पैकेट नहीं है, उस पैकेट में गैर मामूली गोलियां, तो फिर यह भी समझ लेना चाहिए कि वो पैकेट किसी दुकान से नहीं खरीदा गया है। मैंने इसमें गोलियां रखकर वो पैकेट बनाया है, लेकिन इस पैकेट में सिर्फ 4 गोलियां हैं, जबकि इन्हें तलब करने वाले अभी तक 7 ममालिक सामने आए हैं। कुछ और ममालिक के अकाबरीन भी हैं, उन्हें भी ये गोलियां ना देना गोया उनसे नाइंसाफ़ी होगी। एक फौजी अफसर ने डांट कर कहा, हमें आपस में लड़ाने की बातें ना करो, वो फार्मूला हमें दे दो। पारस ने इनकार में सारे लाकर कहा, हरगिज़ नहीं, बराबर तोलना, बराबर तकसीम करना और सही इंसाफ करना लाजमी है। जब इन गोलियों को बराबर तकसीम करोगे तो फिर वो फार्मूला भी तुम लोगों के हवाले कर दूंगा। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो। ये ना समझो कि फार्मूला हासिल करने की खातिर हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। हमें वो नहीं मिला तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। हम वादा करते हैं और हर तरह की जमानत देते हैं कि फार्मूला लेकर तुम्हें रिहा कर देंगे। एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा, हम सारी दुनिया के सामने तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत देंगे। अगर हमें पहले मालूम होता कि तुम बदस्तूर साया नहीं रहोगे और अचानक जिस्मानी तौर पर नमूदार हो जाओगे तो हम सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया की टीवी स्क्रीन पर तुम्हें पेश करते और बाकायदा तुम्हारी ज़िंदगी और सलामती का वादा करते। इसके बाद झूठ और फरेब की कोई गुंजाइश न रहती। एक इसराइली अफसर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपने ख्याल ख्वानी करने वालों से कहो कि किसी मुजाहिद के हाथों वो फार्मूला यहाँ पहुँचा दें। हम अपने ख्याल ख्वानी करने वालों से कहते हैं वो आधे घंटे के अंदर इस इजलास में हम सबको आलमी नशरियात के चैनल से नशर करने लगेंगे। पारस ने कहा,
हमारी तंजीम अपने दीनी हकूक़ के लिए जिहाद करती आ रही है। हमने कोई जुर्म नहीं किया और ना ही तुम्हारे पास हमारे किसी जुर्म का सबूत है। इसके बरक्स तुम लोगों ने MIM को दहशतगर्द कहने और बदनाम करने की जितनी अमली कोशिशें की हैं, उनको झुठलाने के लिए हमारे पास वीडियो कैसेट और अहम दस्तावेजात हैं। अभी तुम आलमी नशरियात के जरिए मुझे दुनिया वालों के सामने पेश करना चाहोगे तो तुम्हारे खिलाफ वो तमाम सबूत हम पेश करेंगे। भारतीय फौजी के आला अफसर ने कहा, सुना है हमारी रात तंजीम के खिलाफ भी तुम्हारे पास कुछ सबूत मौजूद हैं। हम तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं और तुम हमें सारी दुनिया में बदनाम करने की धमकियां दे रहे हो। क्या मरने के ही इरादे से आए हो? पारस ने कहा, भारत महाराज भी खूब बोलते हैं, मगर ये नहीं जानते कि हमारे दीन में किसी नेक मकसद के बगैर मरने का इरादा किया जाए तो उसे खुदकुशी कहते हैं। तुम्हारे देश की वो देवी मेरे बारे में पेश कोई ना कर सकी, लेकिन मैं करता हूँ कि जीने के इरादे से आऊँ और यहाँ से जिंदा ही जाऊँगा। यानी तुमने एतराफ़ कर लिया कि यहाँ तुम्हें बचाने वाले मुजाहिदीन मौजूद हैं। फिर गलत कह रहे हो, कोई किसी को नहीं बचाता। इंसान अपने मुकद्दर की ज़िंदगी लेकर आता है और मुकद्दर की मौत मरता है। इसलिए अब भी यही कहता हूँ कि मेरा कोई मुजाहिद मौजूद नहीं है और ना ही कोई दूसरा बचाने वाला इन लम्हात में इस ज़मीन पर मौजूद है। ऊपर सिर्फ अल्लाह है। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम सब अल्लाह अल्लाह करोगे। उन सबको थोड़ी देर के लिए चुप सी लग गई। वो सोचने लगे कि इस बरादर कबीर ने ऐसी क्या तदबीर की है कि वहाँ से जिंदा जाने का दावा बड़े एतमाद से कर रहे। एक सिक्योरिटी अफसर ने कहा, तुमने पिछली बार एक रिमोट कंट्रोलर हाथ में लेकर हम सबको वाकई मुश्किल में डाल दिया था। अब 10 रिमोट कंट्रोल से भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। हमने इस इमारत के हर हिस्से में डिटेक्टिव आलात लगा रखे हैं। यहाँ कोई भी धमाका खेज मादा होगा तो हमें आज खुद इतला मिल जाएगी और हमारे बेशुमार ख्याल ख्वानी करने वाले हर एक के दिमाग में झांकते फिर रहे हैं। कोई दुश्मनी के ख्याल से यहाँ आया होगा तो हमसे छुप कर नहीं रह सकेगा। यहाँ के तमाम बड़ों ने तुम्हें सिक्योरिटी अफसर बनाकर बड़ी गलती की है। ये टेलीपैथी के बारे में इतना नहीं जानता कि तुम सबके ख्याल ख्वानी करने वालों की तरह मेरे भी ख्याल ख्वानी करने वाले तुम सबके अंदर खामोशी से ख्यालात पड़ रहे हैं। उस सिक्योरिटी अफसर के पास ऐसा कौन सा डिटेक्टिव वाला है जो मेरे एक भी ख्याल ख्वानी करने वाले की निशानदेही कर सके? एक अमरीकी अफसर ने कहा, वो सिर्फ हम बड़े फौजी अफसरान और अहदेदारान के अंदर सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि हम तुम्हें गोली मारने का हुक्म देना चाहें तो वो हमारे दिमागों पर गालिब आकर हमारा हुक्म बदल देंगे। पारस ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले गैर मामूली समात व बसारत रखते हैं और जिस्मानी और दिमागी तौर पर फौलाद की तरह इतने मजबूत हैं कि वो हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों को तुम पर गालिब नहीं आने देंगे। मैं एतराफ़ करता हूँ कि इस मामले में हम तुमसे ज़रा कमज़ोर हैं। इस बात पर वो सब कायल हो गए। ये बिल्कुल दुरुस्त था कि अमेरिका, इसराइल और भारत के पास गैर मामूली रोबोट किस्म के टेलीपैथी जाने वाले थे। भारत के फौजी अफसर ने कहा, हम तुम्हारा नाम नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें मुखातिब करने के लिए देवी की तरह बरादर कबीर। पारस ने बात काटते हुए कहा, बरादर के मायने भाई के होते हैं। मैं तुम्हारा भाई नहीं हो सकता क्योंकि तुम लोग सारी दुनिया के सामने हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाते हो और अपने देश में कश्मीर में और अपने उन मुसलमान भाइयों के खून से होली खेलते हो। तुम सिर्फ मुझे कबीर कह सकते हो। भारतीय अफसर ने कहा, यहाँ मुझसे कश्मीर की बात ना करो और ख्वामखा हमारा वक्त ज़ाया ना करो। आखिरी फैसला करो, वो फार्मूला और बाकी गोलियां अभी हमारे हवाले करोगी या नहीं? पारस ने पूछा, यहाँ कश्मीर की बात क्यों ना करूं? तुम्हारी घरवाली का नाम कश्मीर कुमारी होता तो मैं मान लेता, मगर वो तो जानिसार मुसलमानों का इलाका है जिसे वो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रहेंगे। तुम किसी मकसद के लिए हमें बातों में उलझाकर शायद इतना वक्त हासिल कर रहे हो कि यहाँ मुजाहिदीन की फौज आ जाए। हम कभी मान नहीं सकते कि उनका सरबराह हिरासत में हो और मौत के मुंह में जा सकता हो। ये जानकर भी वो तमाशाई बने रहेंगे? हरगिज नहीं। तुम उनकी पूरी फौज बुला लो या कोई भी चाल चलो। जब हमें यकीन हो जाएगा कि तुम हाथ से निकल रहे हो तो कहीं से तुम पर एक फायर होगा। भारतीय अफसर ने कहा, देवी ने पेश कोई नहीं की, मगर ये बड़े एतमाद से सही सलामत जाने की बात कर रहे हैं। ज़रूर कोई ऐसी बात है जो अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रही। इसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लो, इसकी आस्तीनों के दोहरे कफ और कॉलरों को अच्छी तरह चेक करो। शायद ऐसी ही किसी जगह इसने एक गोली छुपाई हो और हमें बातों में लगाकर उससे निकलकर फिर साया बन जाना चाहता हो। उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया गया। दोबारा अच्छी तरह उसकी तलाशी ली गई। दुश्मनों के गैर मामूली ख्याल ख्वानी करने वाले भी उसके दिमाग में आते रहे और तस्लीम करते रहे कि देवी के बयान के मुताबिक उसका दिमाग एक अजूबा है। वह इंसानी फितरत के मुताबिक सोचता हुआ सा लगता है, लेकिन ख्यालात पड़े नहीं जा रहे थे। उसकी सोच की लहरें उल्टी वीडियो फिल्म की तरह चलती हुई से लग रही थी। एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा, हमें अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं अब एक हेलीकॉप्टर मंगवा रहा हूँ। वह हेलीकॉप्टर इस इमारत की छत पर उतरेगा। ब्रादर कबीर को अंदर ही अंदर ऊपर ले जाकर हम बाहर किसी नागहानी हमले से महफूज रहेंगे। इसराइली अफसर ने कहा, यह अच्छा आइडिया है, मगर इस हेलीकॉप्टर में कहाँ ले जाएंगे? अमरीकी ओहदेदार ने कहा, यहाँ से यूनान करीब है, वहाँ हमारा खुसूसी त्यारा मौजूद रहेगा। हम इसे वहाँ से त्यारे में वाशिंगटन ले जाएंगे। इसराइली फ़ौज के अफसर ने कहा, अमरीका बहुत दूर है और आपके वाशिंगटन के मुकाबले में तेल अवीव नज़दीक है। आप इसे हमारे मुल्क में ले चलें। भारत के फौजी अफसर ने कहा, अमरीका के मुकाबले में हिंदुस्तान करीब है, मेज़बानी हम करेंगे, इसे दिल्ली पहुँचाया जाए। अमरीका ने कहा, तुम हिंदुस्तानियों को उंगली पकड़ने का सहारा दो तो सर पर चढ़ जाते हो। जब हम अमरीकी और इसराइल के नुमाइंदे बोला करें तो तुम अपनी औकात के मुताबिक ज़रा कम बोला करो।
भारतीय अफसर ने कहा, औकात को ज़राए और ताकत से समझा जाता है। इस इजलास में कोई ताकत एटम बम का मुजाहरा नहीं करेगी, यहाँ तो टेलीपैथी की कुव्वत काम आएगी। और इस वक्त हमारे रोबोट किस्म के गैर मामूली ख्यालख्वानी करने वाले तुम्हारे मुल्कों की ख्यालख्वानी करने वालों से ज़्यादा हैं। तुम हेलीकॉप्टर और त्यारा मंगवाओ, फिर देखना हमारे टेलीपैथी के तमाम हीरो उस सरबरा को तुम्हारी त्यारे में दहली पहुंचा कर दिखाएंगे और तुम सबके ख्यालख्वानी करने वाले बेबसी जाहिर करते रह जाएंगे। पारस ने हंसते हुए कहा, ऐसे ही वक्त पर कहते हैं एक अनार 100 बीमार। वैसे मैं यकीन से कहता हूँ कि अभी भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि देवी हिंदुस्तानी है और वो भी अपने देश वालों का साथ देगी। देवी ने कहा, तुम चुप रहो, ख्वामखा अपनी बातों से इनको आपस में लड़ाना चाहते हो। मैं कैसे खामोश रहूं, इन सब की हमाकत पर हंसी आती है। किन सब बड़े ममालिक ने और खुसूसन अमरीका और इसराइल ने इतनी अहम और गैर मामूली गोलियों का पैकेट देवी के कहने पर इस हिंदुस्तानी रिपोर्टर लड़की को दे दिया। आधा फैसला तो हो ही चुका है कि ये तमाम गोलियां हिंदुस्तान जाने वाली हैं। अमरीकी और इसराइली फौजी अफसरान, ओहदेदारान और उनके नुमाइंदे चौंक कर माइक के पास खड़ी हुई देवी को देखने लगे। वो ख्यालख्वानी के जरिए भारतीय टेलीपैथी जानने वालों को समझा रही थी कि वो अपने देश के फौजी अफसरान को समझाएं कि ये सरबरा कैदी और ये गोलियां किसी गैर जानिबदार मुल्क में ले जाई जाएंगी। भारत के वो चारों टेलीपैथी जानने वाले अजय कुमार, विजय कुमार, राजेश और रघुनाथ देवी की हदायत पर अमल करते हुए अपने देश के चंद बड़ों के दिमागों पर हावी हो गए। उन बड़ों में से एक आला फौजी अफसर ने कहा, हम इस मामले को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे और इन गैर मामूली गोलियों और फार्मूलों के सिलसिले में अमेरिका और इसराइल पर भी भरोसा नहीं करेंगे। लिहाजा इस सरबरा कैदी को किसी गैर जानिबदार मुल्क में ले जाया जाएगा और यह ऐसी माकूल बात है कि तमाम ममालिक इसे तस्लीम करेंगे। सबने ताइद में कहा कि बरादर कबीर को किसी गैर जानिबदार मुल्क में पहुंचाया जाएगा। पारस चाहता था कि वो देवी का यह भेद खोल दे कि उसने सिर्फ अपने भारत देश की भलाई के लिए दूसरे तमाम ममालिक को भी अपने शहर में जकड़ रखा है। फिर वो अजीबोगरीब गोलियां ऐसी थी कि फिर शायद कभी ना मिलती। वो इन गोलियों को यकीनन अपने ही पास रखना चाहती होगी। इसके लिए वो बड़ी जहानत से काम लेकर फिलहाल अपनी साख कायम रख रही थी। पारस ने कहा, मैं देवी की हाजिर दिमागी को मान गया। इसने चंद ही मिनटों में ये मनवा लिया कि वह सिर्फ भारत के नहीं अमेरिका और इसराइल के साथ भी इंसाफ कर रही है। इसराइली अफसर ने कहा, यू शट अप, ज़्यादा बातें ना बनाओ। ये निहायत दानिशमंदाना फैसला है कि गोलियों को तुम्हारे साथ किसी गैर जानिबदार मुल्क में ले जाया जाए। अब हमें पहले यहाँ की छत पर हेलीकॉप्टर मंगवाना चाहिए। पारस ने कहा, अरे नहीं, क्यों इस महंगाई के दौर में हेलीकॉप्टर और तैयारी का ईंधन खर्च करोगे? मुझे उस गैर जानिबदार मुल्क का नाम बताओ। मैं जैसे यहाँ तनहा आया हूँ वैसे ही तनहा उस मुल्क में पहुँच जाऊँगा। ज़रा जल्दी सोचकर उस गैर जानिबदार मुल्क का नाम बताओ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा। वो जाने की बात कर रहा था और जा रहा था। सब अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। चश्मे ज़दन में उसका गोश्त पोस्त का जिस्म ट्रांसपेरेंट हो गया था, जैसे शीशे का बदन हो। फिर दूसरे लम्हे वो शीशा बदन भी नज़रों से ओझल हो गया। उसके दोनों बाजू पकड़ने वाले फौजियों की मुट्ठियां बंद हो गईं। जिन मुट्ठियों में बाजू थे वो साए में तब्दील हो गए थे। बड़े ममालिक से आए हुए काबरीन हैरानी से उठकर ऐसे खड़े हो गए थे जैसे पारस पहले खड़ा हुआ हो और अब बैठ गया हो, इसलिए अपनी सीटों पर से नजर ना आ रहा हो। वैसे साया नजर आ रहा था। एक फौजी अफसर ने साए के मुंह पर घूंसा मारा, मगर वह घूंसा साए के खलामे से गुजरता हुआ पास खड़े हुए फौजी जवान को लगा। इस तरह इजलास के तमाम हाजरीन को यकीन हो गया कि सांप गुजर गया है। अब वो सिर्फ लाठी ज़मीन पर या दीवारों पर मार सकते हैं, वह सांप फिर भी जिंदा रहेगा। तमाम हॉल में 1 मिनट तक गहरी खामोशी रही। उसने कहा था कि जिंदा वहां से जाएगा और वो जाने वाला था। अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। वो साया माई के करीब आकर बोला, पहले तो मैं तुम सब की यह हैरानी दूर कर दूं कि मैं हाथ हिलाए बगैर और किसी गोली के बगैर फिर साया कैसे बन गया। बात यह है कि जब जूडी नॉर्मन से भी गोलियां और फार्मूले हासिल हो गए तो उन्हें पढ़कर मालूम हुआ कि कितनी खुराक खाने से आदमी कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते और महीने तक साया बनकर रह सकता है। ये मालूम होने के बाद मैंने एक गोली के 8 छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे से टुकड़े किए। ये टुकड़े मसूर की दाल के दाने के बराबर हो गए। तमाम हाजरीन तवज्जो से उसकी बातें सुन रहे थे। वो कह रहा था, मैंने तमाम मुजाहिदीन और ख्यालख्वानी करने वालों को ताकीद की थी कि कभी इजलास में मुझ पर बुरा वक्त आए तो कोई मेरी मदद कौन आए और दूर से तमाशा देखे। फिर मुझे उस हिंदुस्तानी रिपोर्टर लड़की का बदन अच्छा लगा। मैंने इसके बदन में समाने से पहले एक नन्ही सी गोली को निकालकर अपनी दाढ़ के नीचे दबा लिया। इस गोली के बारे में यह वजाहत हो जाए कि इसे सिर्फ मुंह के अंदर कहीं दबाए रखने से कोई असर नहीं होता। साया बनने के लिए इसे निकलना ज़रूरी है। वहाँ जितने अखबारी रिपोर्टर थे वो उसकी बातों को लिखते जा रहे थे और प्रेस फोटोग्राफर्स इस साए की तस्वीरें उतार रहे थे। पारस कह रहा था, मेरे जिस्म के और लिबास के एक एक हिस्से की तलाशियां ली गई। मुझसे कहा जाता तो मैं अपना मुंह खोलकर भी दिखा सकता था, तब भी वो दाल के बराबर दाना जो दाढ़ में दबा हुआ था दिखाई ना देता। इसी दाने को अभी मैंने निगल लिया है। अब वो हवा की तरह साए को भी मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते थे। देवी ने अपनी मुट्ठी में उस पैकेट को देखा, फिर पूछा, क्या वाकई इसमें वो 4 गोलियां हैं? हाँ, खोल कर देख लो, पूरी 4 गोलियां, मगर कब्ज कुश आए।
जो खाएगा सुबह से शाम तक टॉयलेट में बैठा रहेगा। जब से तुम्हारे दिमाग में आने लगी हूँ तब से समझती जा रही हूँ कि तुम पक्के बदमाश और चालबाज हो। मुझे एक बार अपना असली नाम, अपनी पैदाइश की तारीख और वक्त बता दो, फिर मैं तुम्हारी जन्म कुंडली बनाकर तुम्हारा सारा कच्चा चट्टा मालूम कर लूँगी। तुम किसी की ज़िंदगी का हाल मालूम करने के लिए जन्म कुंडली यानी जायचा वगैरह बनाने की मेहनत करती हो, फिर क्या कमाल करती हो। लाहौर के भाटी गेट और उर्दू बाज़ार के दरमियान जो फुटपाथ है उस पर कई तोते वाले बैठे रहते हैं। उनके तोते मुकद्दर के लिफाफों पर टहलते हुए फ़ौरन अपने मालिक के गाहक की किस्मत का लिफाफा निकालकर उसकी मुख्तलिफ लाइफ हिस्ट्री पढ़वा देते हैं। तुम तो उन तोतों से भी गई गुजरी हो। वो च्युइंगम के पैकेट को गुस्से से फर्श पर फेंकती हुई बोली, यू शट अप, मैं तुम्हें देख लूंगी कि कितने बड़े चालबाज हो। मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हें बेनकाब करके रहूंगी। पारस ने झुककर फर्श पर से वो पैकेट उठाया, फिर इसे अपनी जेब में रखा। यानी साय के अंदर वो पैकेट जाकर तमाम लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। वो माइक के पास आकर बोला, आप हजरात ये ना समझें कि मुझे कब्ज़ की शिकायत है और मैंने टॉयलेट जाने के लिए इस पैकेट को रख लिया है। इसमें वही साया बनाने वाली असली गोलियां हैं। मैंने इसे वापस हासिल करने के लिए देवी जी को तैश दिलाया था। अमरीकी, इसराइली और भारतीय अफसरान गुस्से में उठकर खड़े हो गए। देवी बनने वाली रिपोर्टर लड़की से कहने लगे, बेवकूफ़ की बच्ची, ये तुमने क्या कर दिया। उस मक्कार की बातों में आकर इन्हें कब्ज़ कुशा गोलियां समझकर फेंक दिया। तुमने किसकी इजाज़त से इन्हें फेंका था? तुमने हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जिस अफसर ने उसे बेवकूफ़ की बच्ची कहा था उसके दिमाग में उसने जल्जला पैदा किया। वह फलक शगाफ चीखें मारता हुआ फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। देवी ने कहा, किसी ने मेरी शान में कभी गुस्ताखी नहीं की। इसने मुझे बेवकूफ़ की बच्ची कहा, इसलिए मैं इसे सजाए मौत सुनाती हूँ। उसने दिमाग को ऐसी अजियत पहुंचाई थी कि वो बड़ी देर तक तकलीफ़ की शिद्दत से तड़पता रहा। फिर तकलीफ़ में कमी महसूस हुई तो वह फर्श पर से उठा। उसने अपने लिबास से एक रिवॉल्वर निकाला, फिर कमज़ोर सी लड़सती हुई आवाज़ में बोला, मैंने देवी जी की शान में गुस्ताखी करके नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म किया है। मुझे देवी की दी हुई सजाए मौत मंजूर है। फिर इससे पहले कि एक करीबी अफसर आगे बढ़कर उसे रोकता, उसने खुद को गोली मार ली। यह ऐसा लर्ज़ाखेज़ वाक़या था जिसे आंखों से देखकर सब ये सोच रहे थे कि देवी जिसे चाहे उसे वहाँ सज़ा दे सकती है। जिन मुल्कों के पास फौलादी दिमाग के साथ टेलीपैथी जाने वाले थे वो अपने अपने मुल्क के अकाबरीन से कह रहे थे कि देवी बहुत ताकतवर है, वो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।